नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं एसके त्रिपाठी आज आप सभी के साथ जो हमारी डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस की सीरीज है उसको यहां पर बाइलिंगुअल मैनर में कंटिन्यू करूंगा, कवर करूंगा। और जैसा कि दोस्तों आप सभी स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि ये जो आपके आर्टिकल्स हैं वो आपके सारे लीडिंग सोर्सेज से कलेक्ट किए जाते हैं और उसके बाद आप लोगों को यहां पर उपलब्ध कराए जाते हैं, जो आप लोगों के लिए सारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली फॉर यूपीएससी, सीएससी और जो आपके स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशंस होते हैं उनके लिए प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही पर्सपेक्टिव में ये सीरीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायी, बेनिफिशियल साबित होगी। तो आप लोग कंसिस्टेंट सतत रूप से इस सीरीज को फॉलो करें, जिसका लाभ आप स्वयं अनुभव करेंगे एग्जाम हॉल में कैपेसिटी बिल्डिंग के रूप में। मैं ये डेली यहां पर आपको एश्योर करता हूं, आश्वस्त करता हूं। और आगे चलने से पहले दोस्तों मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के डिफरेंट पेड कोर्सेज चल रहे हैं जिनके बारे में डिटेल्स में जानकारी आप इन नंबर्स पे कॉल करके जान सकते हैं और उन्हें ज्वाइन करके आप उनका महत्तम लाभ भी अर्जित कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन नहीं किया है, जो कि करंट अफेयर्स से रिलेटेड स्पेसिफिक चैनल है आपका @ऑफ ऑनली करंट अफेयर्स के नाम से, तो उसे जरूर ज्वाइन कर ले, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होती हैं, नोटिफिकेशंस होते हैं, वो वहां पर आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो आइए आगे की ओर चलेंगे और आज के फर्स्ट आर्टिकल को देखेंगे। आज का जो हमारा फर्स्ट आर्टिकल है वो अटॉर्नी जनरल को लेके यहां पर रखा गया है। ठीक है, तो जीएस पेपर 2 पॉलिटी का बिल्कुल कोर पार्ट है। आपको जब आप यूनियन की एग्जीक्यूटिव देखेंगे, स्टेट की देखेंगे, तो वहां पर जब आप आर्टिकल 76 देखेंगे तो सेंटर के लिए वहां पर व्यवस्था की गई है अटॉर्नी जनरल, नाम से ही पता चल रहा होगा, महान्यायवादी, सरकारी, एक तरीके से आप समझ लीजिए सरकार के वकील हैं। सरकार के जितने भी कानूनी दाव पेच होते हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए इनका पद बनाया गया है। इसी तरीके से स्टेट में है, आप इसमें से 11 माइनस करेंगे तो वहां पर आपको स्टेट के लिए देखने को मिल जाएगा, जो कौन सा होगा आपका आर्टिकल 165 होगा। तो स्टेट के लिए उनको क्या बोला जाता है? एडवोकेट जनरल बोला जाता है। तो सेम जैसे यहां पर मतलब संघ सरकार के वकील के रूप में वो कार्य करते हैं सरकार के रूप में, तो वहां राज्य सरकार को फैसिलिटेट करने के लिए वो पद आपका बनाया गया, नॉर्मल सी चीज है। अब यहां पर जो रेफरेंस लिया गया है वो ये है कि हाल ही में जो आपके अटॉर्नी जनरल हैं के वेणुगोपाल जी, उन्होंने एक विधि के जो छात्र हैं, मतलब जो लॉ की पढ़ाई कर रहे थे, तो उनको जो है कार्टूनिस्ट जो है आपके रचिता तनेजा, उनके खिलाफ जो है कंटेम्प्ट है ना, जो अवमानना की जो कार्यवाही है शुरू करने की उन्होंने सहमति दे दी है। ठीक है ना, तो जब अवमानना की जब कार्यवाही की जाती है, जिसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट भी बोला जाता है ना, जो आपका 1971 के अंतर्गत वो प्रावधान वगैरह आप लोगों ने देखा होगा। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है आर्टिकल 129 और वहां पर 215 में आपको देखने को मिलता है, कोर्ट ऑफ जो आपका रिकॉर्ड्स वगैरह होता है, जिसको आप अभिलेख न्यायालय के रूप में पढ़ते हैं, है ना। तो जब उसके लिए अनुमोदन की आवश्यकता होती है तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट के लिए जो भी आपके क्रिमिनल टाइप की, जो भी दो टाइप की होती है, सिविल होती है और क्रिमिनल होती है ना, जो अवमानना होती है, तो जो आपकी आपराधिक अवमानना कार्यवाही उसको शुरू करने के लिए क्या करना पड़ता है? अटॉर्नी जनरल की रिटन में जो है वो कंसेंट लेनी पड़ती है, वो भी कैसी? पूर्व सहमति की आवश्यकता होती है। ठीक है ना, तो इसलिए जो है ये यहां पर रेफरेंस में रखा गया है। तो नॉर्मल सी चीज है, इसको देख जाइएगा। ये जो रेफरेंस है आपका ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हमको सिर्फ ये एक तरीके से क्या है जो आपका लिंक करने के लिए रेफरेंस रखा गया है कि ये टॉपिक यहां पर क्यों रखा गया। अब हमको जानने की जरूरत है कि ये जो है आपकी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है। कई बार ये लगातार न्यूज में रहता है, कई बार हमने कवर किया इसको। इसके बाद 1971 का जो है एक्ट है, उसके अंतर्गत जो आपके अनुमोदन की आवश्यकता पड़ती है अटॉर्नी जनरल से, ये पता होना चाहिए हमको। और कोर में हमको भारत के महान्यायवादी के बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं और उनके क्या अधिकार हैं, क्या उनकी नियुक्ति के प्रावधान है, क्या उनकी एलिजिबिलिटी है, ये सब हमको जो है रेडी करके अभी के अभी रखना चाहिए। और पैरेलल में हमको एडवोकेट जनरल के बारे में भी जानकारियां इकट्ठा करना चाहिए, है ना। जब स्टेट की एग्जीक्यूटिव और जब हम सेंटर की एग्जीक्यूटिव पढ़ते हैं तो उसके अंतर्गत ही आएगी। जैसे सेंटर के लिए आप पढ़ेंगे तो क्या पढ़ते हैं? आर्टिकल 52 से जो आपका 78 तक है उसको क्या बोलते हैं? यूनियन की एग्जीक्यूटिव। फिर 79 से 122 आपका संसद स्टार्ट हो जाता है, जिसको लेजिस्लेचर बोलते हैं आप लोग। तो इसी के अंतर्गत 76 में आपको दिखाई देगा। सेम फॉर स्टेट, है ना, जो स्टेट की आपकी क्या है पूरा मैकेनिज्म है वो भी बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, तो यहां पर नॉर्मल सी चीज है, ये सब जो रेफरेंस लिखा गया है कि यहां पर जो भी आपके अटॉर्नी जनरल है के वेणुगोपाल, कास्ट आर्टिस्ट
जो है आपके फॉर पोर्ट्रेइंग सुप्रीम कोर्ट एज भारतीय जनता पार्टी बायस्ड इन टॉपिकल ट्वीट्स जो है आपके पब्लिश्ड सून आफ्टर द अपेक्स कोर्ट ग्रांटेड बेल टू रिपब्लिक टीवी एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी हैज एग्रीड टू इनिशिएट कंटेम्प्ट अगेंस्ट द एक्टर रचित, जो आपके क्या है तनेजा है, रचिता तनेजा है या रचित तनेजा है, ये आपके रचिता तनेजा है। देख लीजिएगा, ये सब बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, किसके खिलाफ क्यों कैसे लाया गया, ठीक है ना। तो यहां पर जो है बताया जा रहा है कि कौन से ऐसे कंटेम्प्ट की जो प्रोसीडिंग्स होती हैं उसमें रिक्वायर होती है प्रायर अप्रूवल। तो मैंने पहले ही बता दिया आपको कि ये जो आपका 1971 वाला जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो आपका क्या है एक्ट है ना, उसके अंतर्गत मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट के लिए जब भी क्रिमिनल जो आपका कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है उसके अंतर्गत प्रोसीडिंग्स की शुरुआत करनी है तो उसके पहले आपको क्या प्रायर कंसेंट की जरूरत पड़ती है अटॉर्नी जनरल की, वो भी रिटन में, ठीक है ना। एक पॉइंट आप ये याद रखिएगा। दूसरी चीज, भारत के जो आपके अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं, जो आपके महान्यायवादी आर्टिकल 76, तो उनकी जो कंसेंट होती है वो उसमें जो क्रिमिनल जो भी आपके मतलब कंटेम्प्ट की बात की जा रही है आपराधिक अवमानना की, तो उसके रेफरेंस में आप देखेंगे तो सुओ मोटो, जो सुओ मोटो मतलब आत्म प्रेरित होके अपने द्वारा जो है स्वतः संज्ञान लेके कार्यवाही शुरू करने की शक्ति जो है ना, तो उनको जो प्रदान की गई है उसके संदर्भ में वो क्या है, मतलब सुओ मोटो लेकर जो कार्यवाही करने की शक्ति है उस पर एक नियंत्रण का एक प्रकार है। दैट्स इट, नॉर्मल सी चीज है, बिल्कुल इसको ऐसे ही देख जाइएगा, इसमें कोई भी एनालिसिस की जरूरत नहीं है। कि जो भी आपके अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है इज अ फॉर्म ऑफ कंट्रोल ओवर द पावर टू इनिशिएट एक्शन बाय टेकिंग द हाईली डिस्प्यूटेड सुओ मोटो इन द कंटेक्स्ट ऑफ क्रिमिनल कंटेम्प्ट, है ना। तो उसमें एक तरीके का नियंत्रण है, चेक एंड बैलेंस की जो है वहां पर क्या अपनाई गई है, विधि अपनाई गई है। पूरे संविधान में आप यही देखते हैं, चेक एंड बैलेंस है ना, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक जो भी आपका सिस्टम होता है ना, रन करने का स्टेट को, आपको पता होगा। तो यहां पर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में बता रहे हैं, आर्टिकल 76 में इनकी पद का उल्लेख किया गया है और 88 जो है आपका वो संसद के अंतर्गत उनको किस तरीके की मतलब अधिकार प्राप्त है। जैसे आपको पता होगा कि ये वोटिंग वगैरह नहीं करते हैं, लेकिन दोनों सदनों में बैठ सकते हैं, ठीक है ना, और दोनों सदनों में बैठक में भाग ले सकते हैं, ठीक है ना, वहां पर बोल सकते हैं, लेकिन वोटिंग करने का अधिकार इनको नहीं दिया गया है, ठीक है ना। तो यहां पर वही बताया जा रहा है कि 76 और जो 88 आर्टिकल है वो आपका भारत के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से रिलेटेड है, और फिर वही बात लिख दिया गया कि ये आपके हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं कंट्री के, है ना, भारत के संदर्भ में, बिल्कुल ठीक बात है। इसके बाद ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर असिस्टिंग द गवर्नमेंट इन ऑल लीगल मैटर्स, सेम चीज है। इसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है अपॉइंट करते हैं और उन्हीं इनका कोई जो है टर्म फिक्स नहीं है, टेन्योर जो है इनका फिक्स नहीं है। ये राष्ट्रपति के जो है किस तरीके से क्या बोलते हैं हम उसको, प्रसाद पर्यंत जो है वो पद धारण करते हैं, तो जब तक वो चाहेंगे वो अपने पद पे रहेंगे, उसके बाद वो उनके पद से उनको हटाया जा सकता है ना। कोई स्पेसिफिक टेन्योर की बात हमारे जो है संविधान में नहीं की गई है इनके द्वारा। इसके बाद इनकी एलिजिबिलिटी की बात करें तो कोई भी व्यक्ति जिनको अपॉइंट किया जाना है अटॉर्नी जनरल के रूप में, तो वो क्वालिफाई तभी होंगे जब उनके अंतर्गत क्या मतलब क्या उनकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो या तो वो मतलब जज रहे हों सुप्रीम कोर्ट के, पहली चीज है ना, क्या लिखा हुआ है कि सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश के संदर्भ में जो भी आपकी क्या होती योग्यता होती है उसी संदर्भ में उनकी भी योग्यता होनी चाहिए, है ना। मतलब कोई भी व्यक्ति महान्यायवादी के रूप में नियुक्त किया जा सकता है यदि उसकी योग्यता सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश होने लायक होगी। तो जो भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए जो भी आपकी क्या है योग्यताएं हैं वो इनके लिए भी लागू होगी, और इंडिया का सिटीजन होना चाहिए उनको, बिल्कुल ठीक बात है। और 10 साल के लिए या तो सुप्रीम कोर्ट के ये जज वाली जो योग्यताएं हैं वो रखते हो, या फिर जो हाई कोर्ट है उसमें एडवोकेट के रूप में कार्य करने का उनको अनुभव होना चाहिए। पर याद रखिएगा कितने ईयर्स की बात है, 10 ईयर्स का अनुभव उनको होना चाहिए। ये दो जो है इनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बनाया गया है, किसमें, संविधान के अंतर्गत। इसके बाद बताया जा रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रोवाइड नहीं करता है डेफिनेट टर्म ऑफ ऑफिस, मैंने पहले ही बता दिया है, और ये आपके वर्किंग करते हैं मतलब कार्यरत रहते हैं अकॉर्डिंग टू द डिसीजन मेड बाय द प्रेसिडेंट इन हिज अपॉइंटमेंट। तो देखिए प्रेसिडेंट का कोई अपना खुद का, राष्ट्रपति जी का नहीं रहता डिसीजन, आपको पता होगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के जो है एडवाइस पर वो आपके काम करते हैं। एंड ही कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट एट एनी टाइम, है ना, नॉर्मल सी चीज है। प्रसाद जो पर्यंत जो आपका सिद्धांत है वो मैंने आपको पहले ही बताया, उसके अंतर्गत इनको जो है वहां पर नियुक्ति वगैरह दी जाती है। और जो अटॉर्नी जनरल है वो रिसीव करते हैं सेम रिन्यूमरेशन एज द प्रेसिडेंट डिटरमाइंस, तो प्रेसिडेंट डिटरमाइन करते हैं उनके रिन्यूमरेशन को,
और जो भी आपका रीम्यूनरेशन होता है अटॉर्नी जनरल का हैज नॉट बीन डिटरमाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो भैया कॉन्स्टिट्यूशन में इनके पारिश्रमिक की जो है कोई चर्चा नहीं की गई है। अब इनकी ड्यूटीज क्या है और जो इनके कार्य हैं और कर्तव्य उनके बारे में बताया जा रहा है। तो पहली चीज, जो भी विषय या सब्जेक्ट लीगल वो मैटर से रिलेटेड होते हैं और उनके पास भेजे जाते हैं अगर, है ना, प्रेसिडेंट के द्वारा, तो वो उनको सलाह देते हैं, उन पर क्या देते हैं, सुझाव देते हैं। तो ही एडवाइजेस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन लीगल मैटर्स विच आर सेंट और अलॉटेड टू हिम बाय द प्रेसिडेंट। नॉर्मल सी चीज है। इसके बाद ये परफॉर्म करते हैं अदर ड्यूटीज ऑफ लीगल करेक्टर एज सेंट और एलोकेटेड बाय द प्रेसिडेंट, है ना। तो लीगल मैटर जो भी सरकार के होंगे वो इन्हीं के पास भेजे जाएंगे, उन्हीं को टैकल करने के लिए ये पद जो है बनाया गया है ना। सरकार के वकील के रूप में आप इनको समझिएगा, सर्वोच्च वकील, है ना। He performs the functions assigned to him by the constitution or under any other law। नॉर्मल से चीजें बताइए, रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। He is the chief law officer of the government of India who in all cases in the Supreme Court stands for the government of India। Wherever the government of India need any legal advice it makes its opinion known to the government। वैसे भी आपको पता है कि हमारे यहाँ सरकार के खिलाफ जो केसेस है कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में आप देखेंगे 50-50 से लेके और 60% के बीच में सरकार के खिलाफ ही केसेस चल रहे हैं। तो इतने सारे केसेस को देखने के लिए कोई ना कोई एक जो है वो ऐसा सक्षम व्यक्ति होना चाहिए ना, जो कैपेबल हो, जो सरकार की बातों को वहां पर रख सके, ठीक है ना। और ये जो आपके देखिए क्या होते हैं, ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। अब इनकी हेल्प करने के लिए जो हायरार्की बनाया गया है वो क्या जो है, इनको 2 तो आपके महाधिवक्ता जिनको सॉलिसिटर जनरल बोलते हैं और 4 जो है आपके अपर, जो भी आपके क्या होते हैं, जो आपके अपर महाधिवक्ता बोलते हैं, वो उनको क्या किया जाता है, उनके असिस्टेंस के लिए ये पूरी की पूरी हायरार्की बना के उनको प्रोवाइड की जाती है। नॉर्मल सी चीजें, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके अलावा आर्टिकल 143 आपको पता होगा कि जब राष्ट्रपति जी को किसी भी लीगल मैटर में कोई सलाह वगैरह की जरूरत होती है तो वो सुप्रीम कोर्ट से मांग सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सब चीजें आप लोगों को देख लेना है, बिल्कुल कोर टॉपिक है, बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, नोट्स बना के किनारे करिए, कभी भी प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। मेंस में स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं बनेगा लेकिन कहीं पर हम इसको यूज कर सकते हैं। इसके बाद जो यहाँ पर इनके अधिकार दिए गए हैं, तो सबसे पहली चीज तो ये लिखा गया है कि अगर भारत राज्य क्षेत्र के अंदर कोई भी क्षेत्र है तो वहां पर कोई भी न्यायालय अगर होगा तो वहां पर इनको सुनवाई का अधिकार दिया गया है भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत, ठीक है ना। तो ये नॉर्मल सी चीज है कि इन द एग्जीक्यूशन ऑफ हिज ड्यूटीज ही रिजर्व्स द राइट टू बी हियर्ड इन ऑल कोर्ट्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अच्छा, टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंतर्गत क्या क्या आता है ये भी आप लोगों को जानने की जरूरत है ना। इसकी डेफिनेशन में मतलब एक क्या डिफरेंस होता है, यूनाइटेड टेरिटरीज इसमें शामिल होती हैं कि नहीं होती हैं, ये बताइएगा जरा मुझे आप कमेंट बॉक्स में, है ना। बिल्कुल टेक्निकल चीज है, बिल्कुल छोटी सी चीज है, आर्टिकल 1 में ही पढ़ते हैं हम इसको लेकिन मिस कर जाते हैं, ठीक है ना। इसके बाद ही हैज द राइट टू पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट और देयर जॉइंट मीटिंग्स बट ही डज नॉट गिव द राइट टू वोट। मैंने पहले बताया आर्टिकल 88 में ये सब चीजें बताई गई हैं, ठीक है ना। वोटिंग वगैरह नहीं कर सकते, बाकी भाग ले सकते हैं वहां पर, अपनी मतलब बोल सकते हैं, बातों को रख सकते हैं, लेकिन वोटिंग नहीं करेंगे। और इनको मतलब ये भी अधिकार दिया गया है कि किसी भी समिति में वो सदस्य के रूप में नामांकित अगर हो जाते हैं, ठीक है, तो उनको नामांकित किया जा सकता है, पार्टिसिपेट कर सकते हैं वो किसी भी कमेटी में जो संसदीय आपकी समितियां वगैरह होती हैं, लेकिन वहां पर फिर वही बात की गई है कि इनको वोट देने का अधिकार नहीं। मतलब बोल सकते हैं समिति में अगर नामांकित किया गया इनका नाम तो उनको वहां पर रखा जा सकता है, वहां पर भी वो बोल सकते हैं, लेकिन वोटिंग का अधिकार संसद के अंतर्गत इनको नहीं दिया गया है। और इनको सभी वो प्रिविलेज मिलते हैं और इम्यूनिटीज मिलती हैं जो आपकी अवेलेबल है किसको, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को। आर्टिकल 105 जो है आप लोग पढ़ते होंगे, जो विशेषाधिकारों से संदर्भित है संसद और सांसदों के लिए, है ना। उसके अंतर्गत कमेटीज वगैरह भी आ जाती हैं। इसके बाद आगे की ओर चलेंगे और जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ये आपका वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट है आपकी 2020 की। बहुत अच्छा यहां पर जो है इंप्रूवमेंट देखा गया है, प्रोग्रेस देखी गई है। भारत में मलेरिया के केसेस को बिल्कुल मतलब प्रभावी रूप से जो है उसमें कमी लाई गई है। तो ये रिपोर्ट आई है आपकी, इसके फैक्चुअल चीजें हमको पता होनी चाहिए। ये पेपर 2 में हेल्थ में आप इसको सीधा सीधा क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो जो वर्ल्ड मलेरिया जो रिपोर्ट है 2020 की रिलीज की गई है किसके द्वारा, WHO के द्वारा, है ना। 2 चीजें लिखने के लिए मिल गई और वो भी एक एक शब्द में, ठीक है ना। तो उसमें ये बताया गया है कि बोला गया है कि इंडिया हैज मेड इफेक्टिव प्रोग्रेस। क्या है इफेक्टिव प्रोग्रेस इन रिड्यूसिंग मलेरिया केसेस जो है आपकी उनको कम करने में जो है वहां पर प्रभावी रूप से जो है प्रगति की है भारत ने। दिस रिपोर्ट रिलीजेस स्टैटिक्स ऑन एस्टिमेटेड केसेस ऑफ मलेरिया वर्ल्ड वाइड
बेस्ड ऑन मैथमेटिकल जो आपकी जो भी एस्टिमेट्स होते हैं, मतलब गणितीय जो है आपके नमूनों के आधार पर, है ना, सैंपलिंग के आधार पर, अनुमानों के आधार पर जो है दुनिया भर में मलेरिया के संदर्भित जो भी मामले वगैरह होते हैं उसके बारे में ये डेटा जारी करती है ना। इस रिपोर्ट के बारे में बताया जा रहा है। अब इसके की फैक्ट्स देख लेते हैं। ये सब कुछ फैक्ट्स हैं, हमको कुछ जो है लॉन्ग टर्म में यूज करने के लिए फैक्ट्स को अपने पास रखना है, क्योंकि ये भारत सरकार की एक प्रगति है ना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है कि भारत जो है पूरे विश्व में अकेला ऐसा देश है, ठीक है ना, मतलब जो आपका अफेक्टेड है किससे, इस बीमारी से प्रभावित जो है वो अकेला देश है जहां पर 2018 के मामले में 2019 में, मतलब कंपैरिजन कर रहे हैं 2018 और 19 को, अब बोल रहे हैं कि इस बीमारी के मामलों में जो है 17.6% की कमी की गई है ना, भारत में कमी देखी गई है। मतलब अकेला ऐसा देश है जिसने इतनी अच्छी प्रगति की है ना। सैंपलिंग डेटा के लिए 18-19 का ले रहे हैं ये लोग। इसके बाद यहां पर बता रहे हैं कि जो एनुअल इंडिया का जो एपीआई है, जिसको एनुअल पैरासिटिक इंसिडेंस बोलते हैं, वो 27.6% था 2018 में, जिसको कंपेयर किया है 2017 से, और जिसको रिड्यूस किया गया 18.4 से क्या किया गया उसको, मतलब 27.6 से 18.4% तक रिड्यूस किया गया इन 2018 एज कंपेयर टू जो आपका लिखा गया है 17 का। इंडिया हैज मेंटेन्ड द एपीआई एट लेस देन 1 सिंस क्या 2012, मतलब 2012 से। ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है ना, ये सारे फैक्ट्स को हमको नहीं रखना अपने पास। भारत ने वर्ष 2012 से देखें तो ये लॉन्ग टर्म की सैंपलिंग भी हो जाएगी कि एफपीआई जो है उसको 1 से भी कम पर बरकरार रखा है भारत ने, ठीक है ना, नॉर्मल सी चीज है। और यहां पर जो है 2017 से 18 का कंपैरिजन करके बता दिए कि भैया 27.6% पे था ये पहले आपका, ठीक है ना। तो उसको जो है कम करके जो है वो 18.4 पे ले आए। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, ऊपर वाला एक डेटा एक ये डेटा, नॉर्मल सी चीज है। हमको याद रखना है कि भारत में मलेरिया के केसेस कम हुए हैं, तो हमको देखने की जरूरत है कि सरकार ने क्या प्रयास किए हैं, क्या जो इनिशिएटिव्स लिए वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इंडिया हैज ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड टू द बिगेस्ट डिक्लाइन इन एरिया वाइज केसेस ऑफ मलेरिया फ्रॉम 20 मिलियन टू अबाउट 6 मिलियन। ये इंपॉर्टेंट डेटा, इसको लिख लीजिए आप कॉर्नर में। इसके बाद 2000 से 2019 के बीच की सैंपलिंग ले रहे हैं और बता रहे हैं कि डिक्लिनेशन देखा गया है, डिक्लाइन देखा गया है 71.8% इन मलेरिया केसेस एंड 73.9% डिक्लाइन इन डेथ केसेस। जो डेथ वगैरह होती थी उसमें अराउंड 73.9% की गिरावट है और 71.8% की गिरावट है किसमें, केसेस में, मलेरिया के केसेस जो हैं उसमें गिरावट की बात कर रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट डेटा है। इसके बाद यहां पर बताया जा रहा है कि अबाउट जो आपका नियरली ये आपका 46% है, इसको ऐसे ही लिखा जाता है आंसर में कि लगभग लिखा जाता है ना, अप्रॉक्स लिखा जाता है हमेशा, तो बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं। 45.47 बिल्कुल जरूरत नहीं है ना। वहां पर वो ये नहीं देखना चाहता कि आप कितना रट के आए हैं, कुछ जो भी एग्जामिनर वहां पर चेक कर रहे होंगे आपकी कॉपी, ठीक है ना। तो 45.47% जो है आपके मलेरिया के केसेस हैव बीन रिपोर्टेड इन द ईयर 2019 इन द स्टेट। किस किस स्टेट में मेनली देखा गया, तो उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, मेघालय में, मध्य प्रदेश में, ठीक है ना। हाईली प्रोन स्टेट्स हैं ये आपके, ठीक है। तो एफर्ट्स क्या लिए गए हैं प्रिवेंट करने के लिए, है ना, प्रिवेंशन के लिए मलेरिया के संदर्भ में, तो वो बताया जा रहा है कि 2015 में एक आपका प्रोग्राम एफर्ट स्टार्ट किया गया था, मलेरिया इरेडिकेशन जो आपका एफर्ट है ना, कंट्री वाइड, एंड एक्सेलरेटेड आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ द नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इन 2016। दोनों को आप बिल्कुल किनारे रख सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं। और वैसे भी हेल्थ वाले इशू में भी हम इसको सरकार के जो आपके प्रयास होते हैं उनकी सफलता के भी तो आयाम बताने होते हैं ना, तो उन वहां के लिए ये इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए, है ना। तो यहां पर लिखा गया है कि एक नेशनल स्ट्रैटेजिक प्लान जो है मलेरिया के लिए, इरेडिकेशन के लिए, मलेरिया इरेडिकेशन के लिए 2017 में वो दिया गया, किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के द्वारा, इन जुलाई 2017, इन विच अ स्ट्रैटेजी वाज फॉर्मुलेटेड फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो वहां 17 से 22 5 सालों के लिए एक रणनीतिक जो है वहां पर प्लानिंग की गई थी, है ना। तो ये नॉर्मल सी चीजें, ये पैराग्राफ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यहां पर लिखा गया है कि ड्यू टू द एफर्ट्स मेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो भी हमारी भारत सरकार ने वहां पर क्या लिए हैं, एफर्ट्स वगैरह लगाए हैं, क्या प्रोवाइड कराने के लिए, क्या उपलब्ध कराने के लिए, माइक्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट्स एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉन्ग लिव्ड मॉस्किटो नेट्स, ठीक है। सब्सटैंशियल रिडक्शन इन द स्प्रेड ऑफ द डिसीज कुड बी क्या अचीव्ड इन द 7 स्टेट्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट
जो आपका इंडिया है ना, उसके अलावा छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा आर अमंग द रीजन मोस्ट अफेक्टेड बाय मलेरिया, है ना। तो मलेरिया के कारण जो आपके मतलब सबसे ज्यादा अफेक्टेड एरिया हैं, है ना, ये इनके बारे में, स्टेट्स के बारे में बताया जा रहा है। और इस बीमारी के प्रसार में पर्याप्त कमी लाई जा सके, इसलिए जो है यहाँ पर जो है इस तरीके के क्या जो उनसे बचाव के प्रावधान अपनाए जा रहे हैं, जैसे मच्छरदानी है ना, जो काफी मतलब लंबे समय तक जो है आपका वो क्या कर सके, मतलब बचाव कर सके उससे, है ना। तो इस तरीके के प्रावधान यहाँ पर किया जा रहा है। उसके अलावा माइक्रोस्कोपिक जो इंस्ट्रूमेंट वगैरह भी जो आपके उपलब्ध कराए जा रहे हैं, उसी के अंतर्गत ये मच्छरदानी वगैरह की बात कर रहे हैं। बिल्कुल छोटा सा ये एग्जांपल है, इतने बड़े पैराग्राफ में एक आंख लाइन आप अपने पास रख सकते हैं। इसके बाद WHO ने लॉन्च किया है हाई रिस्क एंड हाई इंपैक्ट इनिशिएटिव इन 11 कंट्रीज विद हाई रिस्क ऑफ मलेरिया। इसके अंतर्गत आपके देखिए ट्रॉपिकल कंट्रीज में ही ये मेनली आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो दीज इंक्लूड इंडिया एज वेल। द इनिशिएटिव एज मतलब वाज लॉन्च्ड ऑन जुलाई 2019 इन दीज 4 स्टेट्स। भारत के अंतर्गत वेस्ट बंगाल है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है और मध्य प्रदेश है, ठीक है ना। तो यहाँ के लिए है नॉर्मल सी फैक्चुअल चीज है। अब मलेरिया डिसीज होती क्या है, ये हमारे लिए प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो आपको बचपन से ही हम लोग पढ़ते हैं कि फीमेल एनाफिलिस जो मॉस्किटो होता है उसके द्वारा इसको स्प्रेड किया जाता है, वेक्टर की तरह वो काम करता है। इट इज अ टाइप ऑफ फीवर दैट कम्स इन द फॉर्म ऑफ कोल्ड। मलेरिया पेशेंट सफर फ्रॉम हाई फीवर होल डे, है ना, ठंडे के बुखार आना, ये सब आप लोगों को पता होगा, नॉर्मल सी चीजें। अब इसके बाद मलेरिया जो है इज कॉज्ड बाय द मलेरिया पैरासिटिक जंप्स that are so small that they can only be seen with a microscope। इसलिए तो माइक्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट की बात की जा रही है। These parasites are found in the blood of a person suffering from मलेरिया। तो इन्फेक्टेड होगा तो उसके ब्लड में तो पाया ही जाएगा, बिल्कुल ठीक है। 2 टाइप के जो पैरासाइट होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं मलेरिया के लिए इंडिया में। तो इंडिया में जो नाम बताए जा रहे हैं ये याद रखिएगा। पहला प्लाज्मोडियम आपका जिसको फैल्सीफेरम बोलते हैं, और दूसरा प्लाज्मोडियम जो है आपका वाइवेक्स है ना। दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों के नाम आप याद रखिएगा। इसके बाद यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है वो आपका रिलेटेड है टेक्निकल एजुकेशन इन मदर टंग। आप पेपर 2 में रख सकते हैं, है ना। भारत के द्वारा किए जाने वाले प्रयास है ये आपके। और दूसरी चीज ये एजुकेशन के अंतर्गत इंक्लूजन का काम करेगा। और वैसे भी गांधी जी भी बोला करते थे कि, या जितने भी बड़े थिंकर्स देखेंगे कि जो भी आपकी एजुकेशन होती है वो आपकी अगर आपकी रीजनल लैंग्वेज में हो रही है, क्योंकि भारत में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है ना, जो प्लूरलिज्म देखते हैं, बहुलवाद वगैरह हम लोग पढ़ते हैं, तो हमारी वो एक तरीके से हेरिटेज भी है कि बहुत सारी विविधता है और विविधता में एकता है ना, अनेकता में एकता, इस टाइप का जो कंसेप्ट है वो हमारे यहाँ ही देखा जाता है। तो भैया डिफरेंट डिफरेंट आपकी क्या होती है, लैंग्वेजेस हैं, रेस है, रिलीजन है, कस्टम है, कल्चर के अंतर्गत आप डाइवर्सिटी देख लीजिए। तो बहुत सारी डाइवर्सिटी भारत में। तो इसके कुछ आपके फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी है। तो भैया साउथ वाले लड़ते हैं कि यहाँ पर आप हमारी लैंग्वेज को प्रमोट नहीं करते, हिंदी वाले लड़ते हैं कि आप इंग्लिश को आगे ले जा रहे हो, है ना। तो हम भाषा के विवाद में वहां पर उलझे रहते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि जो ओवरऑल डेवलपमेंट किसी भी व्यक्ति का अगर समुचित विकास करना है ज्ञान के संदर्भ में, अगर उसकी रिटेंशन पावर को बढ़ाना है, उसकी ग्राह्यता, सुग्राह्यता जिसको बोलते हैं, है ना, कि एक्सेप्टेंस जो हम बता रहे हैं वो उसको ग्राह्य कर पा रहा है कि नहीं, है ना, धारण कर पा रहा है कि नहीं, तो उसके लिए सबसे पहले संवाद का जो माध्यम है वो उसकी अपनी लैंग्वेज में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट है। आपको इसमें एग्जांपल में मैं आपको बहुत बार मैंने बताया भी होगा कि एग्जांपल के रूप में आप देखें चाइना में जो आपकी एजुकेशन है वो आपकी मैंडरिन में होती है। मैंडरिन कैसी है, बुस्त्रोफदान है ना, जो आपकी लिपि इंडस वैली सिविलाइजेशन जैसी वैसी होती है वो आपकी, है ना, वो उल्टी लिखी जाती है, ठीक है। लेकिन वहां के लोग उसमें पढ़ते हैं और आप देख लीजिए कि हाईली जो है आपके एजुकेटेड या टेक्नोक्रेट्स जो है वो वहां पर आपके विद्यमान है, ठीक है ना। तो एक एग्जांपल के रूप में, तो वहीं पर ये आपका क्या है, एक कंटिन्यूएशन है, दैट्स इट। तो यहां पर एजुकेशन, ये हमारी जो नई हेल्थ जो आपकी मतलब जो आपकी एजुकेशन पॉलिसी है ना 2020 की, तो उसके अंतर्गत जो प्रावधान रखे गए उसमें ये भी तो है आपका, तो उसी को इंप्लीमेंट किया जा रहा है। तो हमारे जो संघ के एजुकेशन मिनिस्टर हैं रमेश पोखरियाल जो है आपके, ठीक है ना, निशंक, उन्होंने मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करने के लिए और उसके संदर्भ में रोड मैप रेडी करने के लिए एक टास्क फोर्स का क्या किया है, गठन किया है ना। वो रिकमेंडेशन देंगी, तो इसलिए रेफरेंस में रखा गया है। अब की फैक्ट्स बताए जा रहे हैं। तो सबसे पहले ये जो आपकी स्टैब्लिश की गई है, इट विल बी स्टैब्लिश अंडर द चेयरमैनशिप, किसकी अध्यक्षता में, तो हायर एजुकेशन सेक्रेटरी हैं आपके अमित खरे जी, उनकी अध्यक्षता में इसकी स्थापना की जाएगी। दूसरा, दिस टास्क फोर्स जो आपका कार्यबल है, टास्क फोर्स है ये, हेडेड बाय सेक्रेटरी हायर एजुकेशन, विल पब्लिश अ मंथली रिपोर्ट कंसीडरिंग द सजेशंस मेड बाय वेरियस स्टेक होल्डर्स। आप करेंगे क्या, जब कमेटी बना दी है तो जो आपके डिफरेंट आपके स्टेक होल्डर्स हैं, जिनको हितधारक भी बोलते हैं आप, तो जब उनसे चर्चा करेंगे और देखेंगे क्या क्या जो है वहां पर जो है
आपकी बातें बताई जा रही हैं, तो जब सारे लोगों की बातें सुनी जाएंगी तो उसमें बेस्ट को निकालने के लिए जो है सबसे बात करके संवाद करना तो आवश्यक है ना। वही एक आयाम है आपका कि जो जो सुझाव उनसे दिए जाएंगे, फिर जो आपके सुझाव लेने लायक होंगे उनको वहां पर क्या किया जाएगा, एम्बेडेड किया जाएगा। इसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो अचीव करना है भैया द विजन ऑफ द, जो विजन की बात कर रहे थे हमारे प्रधानमंत्री जी कि स्टूडेंट्स कैन परस्यू प्रोफेशनल कोर्सेज सच एज मेडिकल, इंजीनियरिंग, लॉ एटसेट्रा इन देयर मदर टंग। अगर ऐसा हो गया ना तो भारत के लिए क्रांतिकारी परिवर्तन होगा। आप जान लीजिए कि बहुत सारी जो हमारे यहाँ टैलेंट है वो आपके लैंग्वेज के कारण जो है बेचारे वो जो है वो एक दिमाग में ना पूर्वाग्रह होता है कि ये नई लैंग्वेज है, हम कैसे रिटेंशन कर पाएंगे। होता भी है लेकिन उससे उतना भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बात सही है कि अगर आपको अपनी रीजनल लैंग्वेज में सीखने को मिले तो आप उसमें जो है अपना मैक्सिमम आउटपुट, प्रोडक्टिविटी की बात करें तो वो इनहैंस हो जाती है। अगर ऐसा होता है तो जो हम अभी बात कर रहे हैं आत्मनिर्भर भारत, जो हम बात कर रहे हैं मेक इन इंडिया की, मेड इन इंडिया की, है ना, तो ये सब जो है वो कैसे कैटर होगा, वो इसी से कैटर होगा। ठीक है ना। तो हमारे यहाँ जो है वो शिक्षा का स्तर, जो व्यावसायिक शिक्षा है, प्रोफेशनल जो आपके जो भी स्किल्स है उसको डेवलप करने में ये आपकी हेल्प करेगी कि नहीं करेगी। नॉर्मल सा टॉपिक है, एनालिसिस वाला टॉपिक है आपका। ठीक है ना। तो वही बताया जा रहा है कि वो जो आपका विजन था कि जो भी आपके प्रोफेशनल कोर्सेस होते हैं वो उनकी मदर टंग में दिया जाना चाहिए। बहुत ही अच्छी और प्रशंसनीय जो है ये इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लिया है। अब इसके बाद ये आपका पार्ट भी है जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 का। नेशनल जो एजुकेशन जो हमारी पॉलिसी 2020 के, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, ठीक है ना, और उसमें कोई लूप होल है क्या और उसको किस तरीके से एड्रेस किया जा सकता है, वो भारत में किस तरीके से डेमोग्राफिक डिविडेंड को कैटर करेगा और किस तरीके से भारत के आत्मनिर्भर बनने में अपनी भूमिका का निर्वहन करेगा। आज के लिए आपके आंसर राइटिंग के लिए ये क्वेश्चन है और आप लोग रेगुलर आंसर राइटिंग करिए, है ना, जिसका लाभ आप स्वयं अनुभव करेंगे एग्जाम हॉल में। डेली बोलता हूं मैं, ये चीज मत बंद करिए, सब बंद कर दीजिए, लेकिन एक क्वेश्चन डेली लिखिए। मेरी बात को मान लीजिए, मैं डेली यहां पर यह हाईलाइट करता हूं आप लोगों को, है ना। सबसे बड़ा की जो रोल प्ले करेगा ना वो यही करेगा, बाकी सब पढ़ना वरना दुनिया भर की चीजें हमेशा पढ़ते रहते हैं हम लोग। ठीक है ना, वो उसका कोई अंत नहीं है ना, ज्ञान अर्जित करने का कोई अंत नहीं है, जिंदगी भर पढ़ना है, पढ़ाई कभी खत्म नहीं होती है। हमको सिलेक्शन लेना है, उसके बाद भी फिर पढ़ते ही रहना है। पढ़ने की भी अपनी एक आदत होती है, दिमाग का वो प्रोटीन होता है। जैसे हमारे शरीर के लिए आप लोग वे प्रोटीन या कैसीन या जिस तरीके का प्रोटीन दूध से लेते हो, किसी भी चीजों से लेते हो, जो है ना, नॉनवेज खाते हो, जो भी करते हो, तो अपन दिमाग के लिए जो प्रोटीन है ना, मैं हमेशा बोलता हूं कि वो अच्छी चीजों को पढ़ना है ना। कभी कभी मूड खराब हो तो किताबों से हटके कुछ अच्छी नॉवेल्स भी पढ़नी चाहिए, कुछ अच्छी टेक्स्ट भी पढ़नी चाहिए। ठीक है ना। तो यहां पर जो है आपका बताया जा रहा है कि ये 2020 की जो आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी उसका एक पार्ट है जिसमें फोकस किया गया है कि जो भी आपकी पढ़ाई वगैरह होती है रीजनल लैंग्वेज में कराई जाए अप टू क्लास 8 एंड प्रिपेयरिंग द करिकुलम इन अ लैंग्वेज दैट इज कंफर्टेबल फॉर द स्टूडेंट। तो ये जो है स्थानिक जो उनकी अपनी भाषा है, मातृभाषा है, उसमें जो है एजुकेशन मतलब शिक्षा दिए जाने के जो आपका आयाम है उसको सशक्त बनाने के लिए इस तरीके का प्रावधान लाया जा रहा है। इट विल पब्लिश अ मंथली रिपोर्ट कंसीडरिंग द सजेशंस मेड बाय वेरियस आपके स्टेक होल्डर्स। ये आपका रेपिटेशन है। अब रीजन क्या है जो आपका मतलब फॉर इम्पार्टिंग टेक्निकल एजुकेशन इन रीजनल लैंग्वेजेस, क्या आप ये बताइए, इसको आपको पढ़ने की जरूरत है। अपना जो है दिमाग जो है अपनी आंखें बंद करके खुद आप एनालाइज करिए, क्या आपके पास 5 पॉइंट नहीं है। याद रखिएगा 100 पॉइंट भी आते हो ना, वहां 15 नंबर का क्वेश्चन या 10 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है ना, यही डोमेन है। मतलब 250 शब्द मैक्सिमम और आपके 100 से 150 शब्द जो होते हैं वो मिनिमम होते हैं। ठीक है ना। तो 100 से 300 की रेंज ले ले। अगर 300 शब्द लिखने हैं तो इंट्रो लिखना है आपको, उसमें 20 शब्द से ज्यादा का नहीं होता है इंट्रो, उससे छोटा आपका कंक्लूजन होगा। जो बॉडी होगा उसमें प्लस मतलब पॉजिटिव भी लिखना है, नेगेटिव भी लिखना है, वे फॉरवर्ड भी। तो कहने का मतलब हमारे पास अगर 5 पॉइंट अच्छे हों, 6 पॉइंट अच्छे पॉइंट की बात कर रहा हूं, 1 लाइनर की नहीं, हमने हेडिंग दी और उसमें कम से कम 2-3 लाइन का जो है हमारा वो पॉइंट होना चाहिए। हमारा काम हो गया। कुछ फ्लो चार्ट्स रखने हैं हमको, कुछ हमको वहां पर इनोवेशन करना है, दैट्स इट। ये सब इनोवेशन वहीं हॉल में नहीं होता, मैं हमेशा बोलता हूं, पहले से प्रैक्टिस करके जाना पड़ता है। जैसे आपने वो कोटेशन सुना होगा, है ना, किसका है जरा बताइएगा, आप लोगों ने बड़ा ध्यान से उसको सुना भी होगा कि जितना ब्लड जो है आप अपनी प्रैक्टिस में बहा लेंगे उतना कम आपको जो है ब्लड बहाना पड़ेगा वॉर में, युद्ध में। वो सेम चीज यहां पर भी आप उसको अप्लाई करके देख सकते हैं। ठीक है ना। तो यहां पर यही बताया जा रहा है, ठीक है ना, कि ये जो है इजी हो जाएगा जो कॉन्सेप्ट समझने के लिए, तो सरलता से वो ग्राह्य कर सकेंगे, धारण कर सकेंगे उस ज्ञान को। जब क्षेत्रीय भाषाओं में और विशेषकर अगर मातृभाषा में अगर किसी भी व्यक्ति को कोई भी चीज समझाई जाती तो उसकी ग्राह्यता बढ़ जाती, नॉर्मल सी चीज है। इसके बाद ये आपका सोशल इंक्लूजन करेगा, एजुकेशन
एजुकेशन इंक्लूजन उसके अंदर का सब पार्ट है जो मैंने शुरू में ही बताया, ठीक है ना। तो उसमें इंप्रूवमेंट करेगा किसमें, लिटरेसी रेट में, पावर। अब देखिए ये सब फिर एक दूसरे से कनेक्टेड है। एक बात बताइए, एजुकेशन दे दिया आपने, अवेयरनेस आ गई, उसके बाद आपने वोकेशनल ट्रेनिंग दे दी, ये वोकेशनल ये व्यवसायिक शिक्षा नहीं है क्या, टेक्निकल एजुकेशन। अब उनका स्किल डेवलपमेंट हो गया तो वो ह्यूमन कैपिटल हो गया, सोशल कैपिटल हो गया, नेशनल कैपिटल में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। तो एक बात बताइए, उनकी क्या पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ेगी, उनकी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं होगी? तो अगर ऐसा हो जाएगा तो पॉवर्टी रिडक्शन नहीं होगा क्या आपका? बिल्कुल होगा, ठीक है ना। तो ये बात हो गई। और अंतरराष्ट्रीय सहयोग में भी मदद करेगा। तो जैसे हम बाहर के जो छात्र हैं, बाहर के अच्छे इंस्टीट्यूट हैं, आप देखते हैं कि लगातार आईआर में हम पढ़ते हैं कि छात्रों का जो है एक दूसरे से इंटरेक्शन कराना, तो वहां से हम चीजों को क्या कर सकेंगे, सामंजस्य स्थापित कर सकेंगे, उनसे भी संवाद स्थापित करके अच्छी चीजों को ले सकेंगे, है ना। वहां से ग्राह्यता जो है उस संदर्भ में भी बढ़ जाएगी, नॉर्मल सी चीज है। इसके बाद यहां पर बताया जा रहा है कि लैंग्वेज कैन एक्ट एज अ कैटलिस्ट फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। बिल्कुल ठीक बात है ही बात, बिल्कुल सही है। रिमूविंग एग्जिस्टिंग लिंग्विस्टिक बैरियर्स विल हेल्प अचीव द गोल ऑफ इंक्लूसिव गवर्नेंस। बिल्कुल ठीक बात है। समावेशी शासन के लक्ष्य को प्राप्त करने में भी आपकी ये क्या करेगी, मदद करेगी। ये अच्छा पैराग्राफ है आपका, है ना, अच्छा पॉइंट है। पैराग्राफ तो नहीं बोला जा सकता, बहुत छोटा सा 2-3 लाइन का है। और बहुत सारे जो आपके दुनिया के देश हैं वहां पर क्लासरूम जो टीचिंग की जाती है वो कंडक्ट की जाती है डिफरेंट रीजनल लैंग्वेज में। मैंने चाइना का एग्जांपल दिया है, इसमें हो या ना हो। तो वेदर इट इज इन कंट्री लाइक फ्रांस है आपका, जर्मनी है, रशिया और चाइना है, विच हैज मोर देन 300 लैंग्वेजेस एंड डायलेक्ट्स। तो भैया वहां इतनी ज्यादा भाषाएं और बोलियां हैं, उसके बाद भी वहां पर क्षेत्रीय भाषाओं में जो है शिक्षण कार्य किया जा रहा है। तो क्यों नहीं कर सकते हम लोग हमारे यहाँ। इसके बाद it has been observed that the human mind is able to easily acquire knowledge in the language in which it is क्या accustomed to thinking from childhood। बिल्कुल ठीक बात है। बचपन से जिस लैंग्वेज की हमको आदत होती है उसमें हमारे एक्सप्रेशन जो है वो अच्छे होते हैं, अभिव्यक्ति का जो संदर्भ आप लोग लेते हैं, एक्सप्रेस करने की जो क्षमता होती है वो ज्यादा होती है। और आंसर राइटिंग है क्या, एक्सप्रेस करने की जो क्षमता है। बहुत सारे लोग आते हैं बोलते हैं कौन सी लैंग्वेज ले लें, हम बचपन से हिंदी पढ़े अब इंग्लिश। देखिए अगर आप स्विच कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं इसमें कंफर्टेबल, तो उसमें रिस्क लेना ही नहीं चाहिए। आप पढ़ने के लिए पढ़ लीजिए ना इंग्लिश में, आपकी ज्यादा अच्छी अभिव्यक्ति है हिंदी में, आप वो करिए उसको, है ना। और अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम इंग्लिश मीडियम के हिंदी के वर्ड्स नहीं समझ आते। कैसे नहीं आते भैया, आपने ग्रामर पढ़ी थी क्या बचपन से जो आप हिंदी बोल रहे हो? बिल्कुल भी नहीं पढ़ी थी। रस छंद अलंकार नॉर्मल पढ़ते हो, अभी मैं पूछूंगा पढ़े थे तो आप बोले हाँ हमारे कोर्स में था। नहीं, मैं उसको पढ़ना नहीं बोलता। अभी याद है क्या आपको? नहीं याद है, फिर भी आप बोल पा रहे हो। बचपन में आपने पहले व्याकरण पढ़ा या पहले मम्मी पापा या बात करना सीखा आपने, माँ से मतलब मुंह से मम्मी निकला पापा निकला, ये सब चीजें आप सोचिएगा। मैं रैशनल बात कर रहा हूं यहां पे कि भैया बचपन से कोई ग्रामर नहीं पढ़ी अपन ने, है ना, व्याकरण के कोई व्याकरणाचार्य नहीं बने हम, फिर भी हमारी हिंदी अच्छी होगी। कैसे होगी? ऐसे इंग्लिश भी हो जाती है। रेगुलर सीखने की क्षमता, लेकिन फिर भी अगर आपको उसी रीजनल लैंग्वेज में ही सिखाया जाए जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, तो आपकी प्रोडक्टिविटी जो है, आपकी उत्पादकता जो है वो प्रभावी रूप से वहां पर क्या हो जाएगी, उन्नयन हो जाएगा उसका। उसमें क्या देखा जाएगा, इंप्रूवमेंट देखा जाएगा, प्रोग्रेस देखी जाएगी। नॉर्मल सी चीजें, वही चीजें यहां पर बताई जा रही। गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स क्या है, तो रिसेंटली अनाउंस किया गया है जो आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020, इसके बारे में जो क्वेश्चन लिखना है मैंने पहले ही बता दिया है ना। उसको को रिलेट करके 2 पॉइंट से आपको को रिलेट करना है, डेमोग्राफिक डिविडेंड से और किस तरीके से भारत जो है आत्मनिर्भर बनेगा, है ना। तो उसमें सारी चीजें उसके अंतर्गत आ जाएंगी, ठीक है ना। तो यहां पर जो लॉन्च किया गया है नई जो हमारी शिक्षा नीति है, उसके अंतर्गत ये जो है ये सबसे बड़ी पहल तो यही हो गई ना। सबसे पहले आप लिख देंगे कि भैया राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है वो उसके अंतर्गत क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा को बढ़ावा देने का एक प्रावधान किया गया है, जो एक प्रशंसनीय पहल है ना। लिखने का तरीका है, मुख्य पहल है, ठीक है ना, पहला पॉइंट। दूसरा, वैज्ञानिक और जो आपके टेक्निकल वर्ड्स होते हैं यहीं पर हिंदी मात खाती है, क्योंकि जो हिंदी के अंतर्गत एक ऑप्शनल में सीधा सीधा एक टॉपिक भी है, पेपर 1 का जो पार्ट ए है आप देखेंगे, है ना। तो वहां पर जो लिखा गया है वो क्या, तकनीकी जो आपका आधार है हिंदी का, वो जो है उसका ड्रॉबैक है। क्यों? क्योंकि जैसे आप 60 के बाद के दशक में देखेंगे ना, तो इसमें इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जो कॉलोनी थी किसकी, ब्रिटिशर्स की, इंग्लिश की, इसीलिए पूरे वर्ल्ड में जो एक लैंग्वेज जो डोमिनेट करती है वो आपकी इंग्लिश है ना। तो टेक्निकल जो वर्ड्स है उसमें बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है, तो वो आपकी कैसी है, बिल्कुल ऐसी भाषा है जो बिल्कुल रमी हुई है हर जगह। तो इंग्लिश जो है वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। लेकिन हिंदी की बात करें तो इसमें उतना डेवलपमेंट नहीं हो पाया तकनीकी आधार पर, है ना। तो बहुत सारे वर्ड्स जैसे हम जो यूज करते हैं वो हिंदी इंग्लिश के मिक्स ही यूज करते हैं हम हिंदी में भी, आप लोग ध्यान देंगे। जैसे ट्रेन हो गया आपका, है ना, मतलब प्लेटफॉर्म हो गया आपका, ये हिंदी वर्ड थोड़ी है आपके, है ना, एग्जैक्टली। तो
यहां पर वही बताया जा रहा है कि जो आपका कमीशन है फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल जो टर्मिनोलॉजी है, CSTT जिसको बोला जा रहा है, इज प्रोवाइडिंग वेरियस पब्लिकेशन विद द ग्रांट्स टू प्रमोट द पब्लिकेशन ऑफ यूनिवर्सिटी लेवल बुक्स इन रीजनल लैंग्वेज। तो ये तो करना ही पड़ेगा ना आपको, कि अगर क्षेत्रीय भाषाओं में आपको अगर उस तरीके से शिक्षा को प्रोवाइड करना है, मतलब उपलब्ध कराना है, तो अब क्या करना पड़ेगा उसमें कि जो भी आपका मतलब ट्रांसलेशन वगैरह की शब्दावलियां जो है आपकी टेक्निकल लैंग्वेज, उसको उन रीजनल लैंग्वेज में क्या करना पड़ेगा, अनुवाद वगैरह करना पड़ेगा। तो उसी के संदर्भ में आपका ये एक इनिशिएटिव है। इसके बाद नेशनल जो आपका ट्रांसलेशन मिशन है, ये भी उसी के अंतर्गत आप समझिए, ये इंप्लीमेंट किया जाएगा थ्रू द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस, ठीक है ना। ये आपका कहाँ है, मैसूरू में है ना, मैसूर जो है आपका। तो अंडर विच द टेक्स्ट बुक्स ऑफ वेरियस सब्जेक्ट्स प्रिस्क्राइब्ड इन यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस आर बीइंग ट्रांसलेटेड इनटू ऑल द लैंग्वेजेस दैट हैव बीन मेंशन्ड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्रक्स है कि 8वीं जो आपकी अनुसूची है 22 भाषाओं की बात है, कितनी भाषाएं, 20 से 22 से बताइएगा जरा कितनी भाषाएं हैं उसमें, ठीक है ना। तो उसके अंतर्गत जो है आपकी, और सबसे लास्ट में कौन सी 4 जो है शामिल की गई हैं, वो जो लास्ट की 92 और 2003 में है ना, 8 है जो बाद में शामिल की गई हैं आपकी। तो उसमें से 92 और जो आपकी 2003 में जो आपकी शामिल की गई है, उसके बारे में हमको पता होना चाहिए कौन से अमेंडमेंट से कौन सी जोड़ी गई है। ये भी डायरेक्टली स्टेट पीसीएस में प्रीलिम्स में पूछ लिया जाता है, और मतलब यूपीएससी में भी पूछा जा सकता है। जब मैं कभी ऐसा बोलता हूं तो इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना कि इसको बड़ा देख रहे हैं इसको छोटा देख रहे हैं, भैया ऐसा कुछ भी नहीं है। बस एक टेस्ट के हिसाब से मैं वहां पर बाइफरकेट करता हूं, है ना। सारी चीजें, कोई भी जॉब छोटी नहीं होती, हमेशा बोलता हूं मैं, चाहे कितना भी छोटा काम हो और कितना भी बड़ा काम, सब एक जो है प्रशंसनीय काम होता है, और वो अपने रुचि से आदमी अगर वो काम कर रहा है तो बहुत ही अच्छा, मजबूरी से कर रहा हो तो वो बात अलग है ना। तो कोई भी जो काम है वो छोटा नहीं होता, वो उनका प्रोफेशन, व्यवसाय होता है। जैसे गांधी जी ने बोला था कि एक इंजीनियर ऐसा होना चाहिए, या मतलब कोई भी व्यक्ति ऐसा होना चाहिए कि सुबह वो इंजीनियर के रूप में काम कर रहा है, ठीक है, तो दोपहर में जो है वो आपका अपने जूते मतलब मोची का काम कर रहा है, तो शाम को जो है वो कुछ बेचने का काम कर रहा है ना। तो मतलब आप समझ रहे हैं कि एक ही व्यक्ति जो है तरह तरह के कामों को करने के लिए जो है वहां पर बताया गया था कि इस तरीके का व्यक्तित्व होना चाहिए। तो उससे हमको दर्शन को समझना है कि क्या बोला जा रहा है वहां पर, है ना। तो वो जो है डिस्क्रिमिनेशन जो होता है ना सोसाइटी में, उन चीजों को दूर करने के लिए, क्योंकि पता चला कि हमको पोस्ट मिल गई, बने नहीं एसडीएम, और बिल्कुल तौर तरीके वैसे हो जाते हैं कि भैया हम ही हैं पूरे वर्ल्ड में और तो कोई है ही नहीं। तो एक बात मान लीजिए कि ये सब सिर्फ दूर के ढोल जो है सुहावने वाली बात है कि एक बार बन गए ये कर लेंगे वो कर लेंगे, सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। लेकिन अगर बोलते हैं ना कि इस तरीके का घमंड वगैरह आ गया, तो समझ लीजिए कि ऐसे सैलरी वैलरी के मत्थे तो कुछ भी नहीं होता एसजीएम, ठीक है ना। मतलब कोई भी आईएएस की भी कितनी सैलरी है आपकी, है ना। मैं बता रहा हूं एक नॉर्मल सैलरी होती है जिसमें आप एक अच्छा जीवन यापन कर सकते हैं, लेकिन उससे बहुत ज्यादा पैसा तो लोग बिजनेस में कमाते हैं, है ना। तो आप उन चीजों को दिमाग में रखना हमको फोर्थ पेपर के लिए ये सब चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं, ठीक है ना। तो यही बताया गया, एज शेड्यूल एक बार आप रिवाइज कर लीजिएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा यहाँ पर पॉइंट दिया गया है कि जो यहाँ पर प्रमोट करना है जो भी आपका कंजर्वेशन है ऑफ इंडेंजर्ड लैंग्वेजेस, है ना, जो लुप्त प्राय जो भाषाएं हैं, ऐसी ऐसी कम्युनिटीज है ना जो बहुत कम मतलब बहुत कम जो है आपके पॉपुलेशन या जो कम्युनिटी है वो बहुत छोटी है, तो उस लैंग्वेज का अस्तित्व ही संकट में पड़ गया है, ठीक है ना। तो उनको उनके संरक्षण के प्रयास भी किए जाने चाहिए बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और उनके लिए जो स्कीम है फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंडेंजर्ड लैंग्वेजेस इज बीइंग इंप्लीमेंटेड, ये पॉइंट आप किनारे रखिएगा। इसके बाद जो यूजीसी है वो पूरे देश भर में जो है प्रमोट करती है रीजनल लैंग्वेजेस को इन मतलब हायर एजुकेशन कोर्सेज इन द कंट्री एंड प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस टू अ total of 9 central universities under the scheme related to the establishment of a center for endangered languages in central universities, है ना। नॉर्मल सा पॉइंट है, देख जाइएगा, बिल्कुल फैक्चुअल चीज है। इसके बाद आगे की ओर चलेंगे, और जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, इनिशिएटिव्स टू एंड मैनुअल स्कैवेंजिंग। आप इसको सोशल जो है आपका मतलब वेलफेयर के अंतर्गत सामाजिक कल्याण के रूप में देख सकते हैं। जो हमारे यहाँ सामाजिक जो है आपकी क्या है, जो ऋणात्मक अवधारणाएं हैं उनके संदर्भ में आप इसको रख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेजवाड़ा विल्सन जी का नाम भी सुना होगा आप लोगों ने, गूगल करके देखेगा, इनको अवार्ड वगैरह भी मिला था, साउथ के थे आपके। और मैनुअल स्कैवेंजिंग अभी भी जो है सर पर मैला ढोने की जो प्रथा है, सोचिए हम बताते हैं कि हम इतना ज़्यादा एडवांस हो गए हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करें, और हमारे यहाँ लोग अभी भी अपने सर पर मैला उठाकर जो है वो बाहर रखते हैं। साउथ में बहुत जगह देखा जाता है ये सब चीज़ें। अब यहीं पर आपको ये टॉपिक मिल गया कि एक तो हम बात करते हैं कि जो हमारा सदन जो आपका इंडिया है, यहाँ पर अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है, यहाँ
के लोग जो है टेक्नोक्रेट्स होते हैं, टेक्निकली भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, मतलब स्ट्रॉन्ग है, साउंड है ना, और सारी चीज़ें हैं वहाँ पर, तकनीकी रूप से उन्नयन है ना, उनकी पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है और बोलते हैं कि डेवलप्ड स्टेट्स हैं, और वहाँ पर इस तरीके की चीज़ें देखी जा रही हैं कि इसका जो मैनुअल स्कैवेंजिंग वगैरह होती है, तो आप समझिए ये पैराडॉक्स नहीं है, मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है, एक दोनों चीज़ों में विरोधाभास नहीं दिखाई दे रहा, यही चीज़ों को पकड़ के हमको एनालिसिस करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इनिशिएटिव लिया जा रहा है एंड करने का, ये जो मैनुअल स्कैवेंजिंग है बहुत दिन से लिया जा रहा है, अभी भी पूरी तरीके से इसका उन्मूलन नहीं हो पाया, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बुरे मतलब बहुत खतरनाक रोग हो जाते हैं, है ना, और उन लोगों को हे दृष्टि से समाज में भी देखा जाता है, ठीक है ना, आप देखते होंगे। और हमेशा बोलता हूं मैं, सबसे बड़ा काम इनका है, जो सीवेज वगैरह की लाइन वगैरह साफ करते हैं, हम लोग उनको इंपॉर्टेंस देते हैं, देना चाहिए। 2 दिन वो बंद कर देना काम, सारी बुद्धि हम लोगों की ठीक हो जाती है। कौन करेगा फिर वो काम कर जाके, जब वो नहीं करेंगे बेचारे, तो वो अपने राष्ट्र के लिए वो भी एक बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं, तो हमको उनको अंडर एस्टिमेट नहीं, उनको प्रमोट करना चाहिए, उनसे भी उतने ही सम्मान से बात करना चाहिए जैसे हम किसी ऑफिसर को देख के बात करते हैं, और अपने छोटा मिल जाए तो लगता है कि बिल्कुल खा लेंगे, नोच लेंगे। तो व्यक्तित्व जो होता है ना, वो ऐसा होना चाहिए जो सबके साथ समान हो, है, हम समानता की बात करते हैं, इक्वल ट्रीटमेंट करो, और हम खुद नहीं करते, यही हमको पैराडॉक्स, हम वर्ड जो मैं यूज करता हूं ना, हम में हमारा भारत सारा है ना, तो उसमें बहुत सारे लोग जो हम हैं ऐसा बिहेवियर जो है रखते हैं, तभी तो डिस्क्रिमिनेशन की जो शुरुआत है वो यहीं से होती है। आप अगर कहीं पर किसी की इज्जत कर रहे हो उसके पद के कारण, तो याद रखो वो आपकी नैतिकता बिल्कुल भी नहीं है, वो उसके पद का भय है, इस चीज को सोचिएगा, है ना। अब अपने छोटा, मतलब जो हमसे प्राधिकार में छोटा है, उसके पास इतना शक्तिशाली नहीं, वही सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट यहां पर बिल्कुल अप्लाई होता है ना। चलिए ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, यहां पर हम ये टॉपिक देखेंगे हम लोग। तो यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है 2 मेजर इनिशिएटिव्स, ये याद रखने हैं, एंड करने के लिए, समाप्त करने के लिए, जो डेंजरस जो आपकी प्रैक्टिस है मैनुअल क्लीनिंग की ऑफ सीवेज लाइंस एंड सेप्टिक टैंक्स की, एंड टू प्रमोट मैकेनाइज्ड, जो आपकी मैकेनाइज्ड क्लीनिंग है। बस इसी के लिए तो बहुत सालों से जो है प्रयास किया जा रहा है कि भैया आदमियों को अभी भी उतर के वहां पर सेप्टिक टैंक को मतलब साफ करना पड़ता है। अब आप समझिए कि कितना मतलब जहरीली वहां तरह तरीके की गैसें होती हैं, वायरसेस होते हैं, मतलब कितना ज्यादा जो है वो डिजास्टरस है एक तरीके का, है ना। इसको बोलते हैं कि ये आपका मैनमेड डिजास्टर ही तो है, जो आदमी खुद जान रहा है कि इतने रोगों से ग्रसित हो जाएगा, फिर भी बेचारे कर रहे हैं, है ना। तो ये एक अलग टाइप की डोमेन है, इसको सोचने की जरूरत है। तो वहां पर हमेशा से ये एक बात रखी जा रही है कि मशीनीकृत वहां पर सफाई किया जाए, और कई जगह जो है वो किया भी जा रहा था। उसके अलावा वहां पर अभी तक जो है अपेक्षित सफलता नहीं मिली, इसलिए इस तरीके के इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। अब यहां पर जो यूनियन हमारे सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री है, उन्होंने ही अनाउंस किया है एक अमेंडमेंट करने के लिए इन द लॉ टू मेक मैकेनाइज्ड क्लीनिंग ऑफ सीवेज लाइन एंड सेप्टिक टैंक्स मैंडेटरी बनाने के लिए वहां पर एक अमेंडमेंट किया जाएगा। व्हाइल द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हैज स्टार्टेड द सफाई मित्रा सिक्योरिटी चैलेंज। ये दोनों इनिशिएटिव्स याद रखने, इन्हीं के बारे में आगे पे जानकारी भी दी गई है। तो यहां पर अमेंडमेंट क्या किया जाएगा, कानून में संशोधन जो किया जाएगा उसके बारे में बताया जा रहा है। तो भैया बिल लाया जाएगा 2020 में, है ना। तो द प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ स्कैवेंजर एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ हैंडीकैप वर्कर्स एंड देयर रिहैबिलिटेशन अमेंडमेंट बिल 2020, उसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा एज पार्ट ऑफ द नेशनल एक्शन प्लान ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, ये चीज हमको याद होनी चाहिए, और बिल्कुल प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, इसका मेन जो है ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए आप बताइए, मॉडर्नाइज करना है एग्जिस्टिंग सीवेज सिस्टम को। दूसरी चीज मैकेनाइज्ड वहां पर सफाई का जो भी आपका मतलब प्रावधान होंगे उनको वहां पर अप्लाई करना है ना। तो वही बताया जा रहा है कि क्या करना है, मॉडर्नाइज करना है एग्जिस्टिंग सीवेज सिस्टम को, देन एस्टैब्लिश करना है स्लोपी एंड सेप्टेज मैनेजमेंट सिस्टम फॉर मैकेनाइज्ड क्लीनिंग ऑफ सेप्टिक टैंक्स, ट्रांसपोर्ट एंड ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज, ठीक है ना। वेस्ट मैनेजमेंट के अंतर्गत भी आप इन लोगों को देख रहे होंगे। अभी हमने परसों पढ़ा था कि यमुना नदी वगैरह में इतना ज्यादा जो है वहां पर एक्सक्रेटा वगैरह का जो है वहां पर इनफ्लो है कि वो उस कैरिंग कैपेसिटी से ज्यादा हो गई, तो बहुत ज्यादा खतरनाक हो गया, वहां पर स्नान करने लायक भी नहीं है, नहाने लायक भी पानी का जो है स्तर वो है उस स्तर का भी नहीं है, बहुत ज्यादा प्रदूषित हो गया। तो क्या यहां से कनेक्ट नहीं हो रहा है ये आपका, ठीक है ना। तो मैकेनाइज्ड क्लीनिंग ऑफ सेप्टिक टैंक्स, ट्रांसपोर्ट एंड ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज टू प्रोवाइड स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी टू म्युनिसिपैलिटीज, बिल्कुल सही बात है, ये सब काम तो यही करते हैं ना। एंड टू सेट अप सैनिटेशन रिस्पॉन्स यूनिट्स विथ मोबाइल हेल्पलाइन, बहुत बढ़िया बात है, और ये जो है आपका बिल्कुल फैक्चुअल चीज है, इसको कॉर्नर में रख सकते हैं। इसके बाद ये जो आपका प्रपोजल बिल है ना, जो प्रपोज्ड आपका बिल है, जो अभी प्रस्तावित बिल है आपका, उसमें मेक्स प्रोविजन फॉर मैकेनाइज्ड क्लीनिंग ऑफ सीवेज लाइंस एंड सेप्टिक जो आपके टैंक्स होते हैं, नॉर्मल सी चीजें, रेपिटेशन है। इस बिल के अंतर्गत ये भी कहा गया है कि यहां पर प्रोवाइड किया जाएगा, उपलब्ध करा जाएगा क्या,
बेहतर प्रोटेक्शन की सुविधा, बेहतर सुरक्षा की जो है आपकी क्या मतलब आयाम वहां पर अपनाए जाएंगे टू द पर्सनल इन्वॉल्व इन दिस वर्क, जो भी आपके वहां पर कार्यरत लोग हैं उनके लिए, एंड टू प्रोवाइड कंपनसेशन इन द इवेंट ऑफ एनी एक्सीडेंट। भैया ये तो करना ही चाहिए कंपनसेशन, फिर ये वही बात हो गई, ये क्यूरेटिव हो गया। प्रिवेंटिव ले लो तो भैया किसी की मौत ही ना होने पाए ना, उन एक व्यक्ति जो ब्रेड विनर होता है ना, उसके पीछे पूरी फैमिली होती है उसकी, है ना, और ऐसी जगह आप देखेंगे कि वो पहले से ही गरीबी में मतलब वो जूझ रहे हैं, है ना, जो विस्कस साइकिल है आपका, गरीबी का दुष्चक्र है, पॉवर्टी होगी तो हेल्थ की जो फैसिलिटीज है वो अच्छी अवेल नहीं कर सकते आप, एजुकेशन अच्छी नहीं ले सकते, तो वो पूरा विस्कस साइकिल बनता है। वो मैंने हमेशा बताया आपको कि वापस से वो गरीबी का दुष्चक्र जो है चलता रहता है ना, तो वो वैसे से भी फंसे हुए हैं वहां पर, तो उनको उस चीजों से बाहर निकालना है ना। तो एक तो हेल्थ का उनका इशू है ही है, ऊपर से उनका सोशल इंक्लूजन भी करना है हमको, ठीक है ना, तो वही चीजें यहां पर लिखा जा रहा है। तो कंपनसेशन भी दिया जाएगा, लेकिन ये जो है इससे बचना ही चाहिए कि किसी की मौत हो ही क्यों, वहां पर हम ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करें ना, और अगर हो जाएगा तो फिर कंपनसेशन दिया जाएगा। तो ये भी एक आपका पॉइंट है। इसके बाद इस बिल में यह भी प्रपोज किया गया है कि एक ऐसा लॉ जो इसके अंतर्गत विधि बनाई जाएगी, प्रोहिबिट द प्रैक्टिस ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग, ये करना ही चाहिए। मोस्ट जो है अवेटेड आपका ये क्या है प्रावधान है, जिसका मतलब बहुत वर्षों से ये मांग की जा रही कि ऐसा किया जाए, और जो मैनुअल स्कैवेंजिंग है उसको बिल्कुल ही बंद किया जाए, है ना, बाय इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ फाइन एंड इंप्रिजनमेंट फॉर द वायलेशन ऑफ लॉ। फिर भी साउथ में किया जा रहा है। इसके बाद साउथ में मतलब हाईलाइट नहीं कर रहा हूं, वहां आप गूगल करके देखेंगे तो बहुत जगह दिख जाएगा, इसलिए बोल रहा हूं। और कोई भी चीज मैं किसी भी बिल्कुल न्यूट्रल होकर बताता हूं, यहां पर कोई बायसनेस नहीं है ना। कोई व्यक्ति जो है मतलब जब मैं यहां पर बता रहा हूं तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप लोगों के प्रति, तो मैं चीजों को मैक्रो लेवल पे लेके चलता हूं, इसको कोई भी व्यक्ति जो है अलग टाइप से ना ले, ये मेरा विनम्र जो है आपसे आग्रह है। इसके बाद यहां पर बताया जा रहा है कि ये जो है आपकी मैनुअल स्कैवेंजिंग है, जो उसकी प्रैक्टिस वगैरह होती है, तो उसको प्रोहिबिट करने के लिए लॉ बनाया जाए बाय इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ फाइन एंड इंप्रिजनमेंट फॉर द वायलेशन ऑफ लॉ, है ना। तो पिनलाइज करने का, दंड देने का प्रावधान बनाएंगे। लोग भाई मतलब डरेंगे तो फिर वो ऐसा जो है एक तरीके से क्या करेंगे, ऐसे जो है कार्यकलाप जो है क्रियाकलाप उन पर जो है प्रतिबंध लगाया जा सकेगा। इसके बाद इस बिल में यह भी बताया जा रहा है कि इट हैज बीन डिसाइडेड टू प्रोवाइड फंड्स directly to the workers instead of paying money to contractors or municipalities for the purchase of equipments required for mechanized cleaning of सीवर जो आपकी लाइन होती है और सेप्टिक टैंक। बिल्कुल ठीक बात है, ये डीबीटी जैसा नहीं हो गया कि भैया डायरेक्टली लोगों को उनके खाते में पैसा मिल गया। ऐसा इनके साथ भी कर दीजिए आप कि मान लीजिए उनको जो इक्विपमेंट चाहिए उनको डायरेक्टली दे दीजिए, कॉन्ट्रैक्टर्स लेते हैं उसमें पैसे खा जाते हैं, तो वो सब मिडिल मैन वाला वहां पर फिर से समस्या आ जाएगी। जैसे एग्रीकल्चर या किसी भी डोमेन में आप देखेंगे जहां पर भी बिचौलिया होता है वहां पर जो है करप्शन जो होता है वो बढ़ जाता है, लीकेज जो होती है मनी की वो भी वहां पर बढ़ जाती है, ठीक है ना। ये तो राजीव गांधी जी की सरकार के टाइम पे ही बताया गया था कि अगर 100 रुपए ऊपर सेंट्रल से किसी चीज के लिए जो है आवंटित होता है, एलोकेट किया जाता है, तो भैया जहां तक पहुंचना वहां पहुंचते पहुंचते जो है वो आपका 10 रुपए बचता है, 15 रुपए बचता है, तो 80%, 85%, 90% लीकेज हो जाता है। बहुत बड़ा पॉइंट है, आज भी ये चीजें देखी जाती है, और यही जो आपके लूप होल्स होते हैं यही जो है आने वाली सरकारें जो है इसको ठीक करती हैं, है ना, ठीक है। इसके बाद आगे की ओर चलेंगे और जो यहाँ पर जो 2 इनिशिएटिव्स है उनके बारे में बताया जा रहा है। तो पहला जो है आपका कि क्लीनिंग फ्रेंड जो आपका सेफ्टी चैलेंज है, सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज जो है आपका, ये जो आपका सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज है इसमें बताया जा रहा है जो इनिशिएटिव्स है ना उसी के बारे में फैक्चुअल जानकारी है कि इसकी जो स्टार्टिंग है 19 नवंबर 2020 को जो आपका विश्व शौचालय दिवस है उसके अवसर पर देश भर में 243 सिटीज में इसका जो है शुभारंभ किया गया, ठीक है ना। अब इसके अंतर्गत क्या है, तो एंडिंग द प्रैक्टिस ऑफ मैनुअल क्लीनिंग जो है आपकी सीवर्स लाइन्स की और सेप्टिक टैंक्स की, एंड प्रमोट करना है मैकेनाइज्ड क्लीनिंग को, इज द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस चैलेंज, है ना, ऑफ दैट चैलेंज जो ये आपकी जो भी आपकी इनिशिएटिव लिया गया है। स्टेट कैपिटल्स, अर्बन लोकल बॉडीज एंड ऑल स्मार्ट सिटीज विल बी एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन दिस चैलेंज, है ना। तो ये कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म है ना, एक जो है अच्छा प्रदर्शन करेगा, दूसरा भी जो है उससे आगे निकलने की कोशिश करेगा, तो इसमें जो है आपकी वहां पर क्या देखी जाएगी, पॉजिटिव वहां पर इंपैक्ट देखा जाएगा जो भी आपकी क्या है कार्यप्रणाली है उसके अंतर्गत। तो ये जो सिटीज हैं विल बी अवॉर्डेड इन 3 सब कैटेगरीज में, इनको जो पुरस्कार दिया जाएगा, है ना, इंसेंटिव के तौर पे, तभी लोग जो है वहां पर प्रोत्साहित होकर इस तरीके के कार्यों को अपनाएंगे। तो दीज आर सिटीज विद अ पॉपुलेशन ऑफ ओवर 1 मिलियन, cities with a population of 3 lakh to 10 lakh and cities with a population of up to 3 lakh। तो 3 तरीके का जो है वहां पर कैटेगराइजेशन कर दिया गया, बाइफरकेट कर दिया गया उन लोगों को। टोटल अमाउंट जो है वो ऑफ
up to rupees 52 lakh will be awarded to all the winners in the 3 सब कैटेगरीज, है ना। तो इतना जो है उनको वहां पर राशि दी जाएगी, ठीक है ना। इस तरीके से इंसेंटिव दिया जा रहा है। अब मैनुअल स्कैवेंजिंग के बारे में यहां पर जो है बताया जा रहा है। तो मैनुअल जो आपका ड्रेनिंग है, स्कैवेंजिंग है, वो क्या होता है। तो मैनुअल जो आपका ड्रेनिंग है, ट्रांसपोर्टिंग है और डिस्पोजिंग है ह्यूमन वेस्ट का फ्रॉम ड्राई बेड्स और ओपन ड्रेन्स, सीवर्स एटसेट्रा इज कॉल्ड मैनुअल स्कैवेंजिंग। सीधी बात है कि वहां पर जो है व्यक्ति जो है मैनुअली अपने मतलब अपने द्वारा जो है इन चीजों का जो है ट्रीटमेंट करते हैं, उठा के लाना, ट्रांसपोर्ट करना, उसको मतलब जिस जगह में डंप किया जाना वहां तक ले जाना, है ना। तो व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है। तो ये आज हमारे लिए जो है बहुत ही ज्यादा मतलब क्या सोचने वाली बात और शर्मसार करने वाली बात है कि इतने मॉडर्न होने के बाद हम लोग जो है चीजों, बाकी सब ठीक है, हम सब जान रहे हैं कि बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव हो गए हम, तो ये है वो है, लेकिन इन चीजों में हमारे यहाँ जो है अभी तक इस तरीके की जो है सोशल लेवल्स जो हैं वो बैठे हुए हैं हमारे घर पे, है ना। ये जो आपके प्रावधान है इस तरीके के क्रियाकलाप है, ये क्या है आपके सामाजिक रूप से मतलब सामाजिक जो है एक क्या है आपका दंश तो है एक तरीके का जो झेल रहे हैं हम, कि इस तरीके के काम तो होना ही नहीं चाहिए, किसी को करवाना भी नहीं चाहिए, है ना। तो इसके लिए सबसे पहले हमको प्रयास करना चाहिए, है ना। तो स्टार्टअप के अंतर्गत आप इन चीजों को रखिए कि इस डोमेन को आप प्रमोट करिए। सरकार जब इंसेंटिव देगी तो लोग वहां भी काम करेंगे, जैसे आप इलेक्ट्रिक व्हीकल को कर रहे हैं वैसे इसको भी करिए ना, ठीक है। तो द रीजन फॉर द प्रिविलेंस ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग की बात कर रहे हैं कि भारत में इसकी व्यापकता का कारण क्या है। तो ये भारत की जाति व्यवस्था से संदर्भित है, सबसे बड़ी बात। इसीलिए सोशल लेवल सामाजिक रूढ़ी के संदर्भ में मैं आपको बार बार ये बातें बता रहा था। कुछ जो है ऐसी कास्ट को लोगों ने डेजिग्नेट कर दिया कि नहीं भैया ये लोग यही काम करेंगे। क्यों करेंगे भाई, क्यों करेंगे, कौन बताया है, ठीक है ना। वो कौन बताया आपको, ये सब कहानियां हैं कि ये यहाँ से निकले मस्तक से, ये आपके किससे निकले हैं, जंघा से निकले, ये सब आप लोगों को पता होगा, मैं पूरी चीज़ें नहीं बोलूँगा। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि कोई कहीं से नहीं निकला भैया। किसी ने देखा है क्या, किसी ने नहीं देखा। शुरू में जो जाति व्यवस्था थी वो कर्म के आधार पर होती थी, है ना। शुरू में आप देखिए जैसे ही आपका स्टार्ट होगा, जो आप पढ़ते हैं हिस्ट्री में पढ़ते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री जब आप पढ़े, वैदिक एरा पढ़ेंगे, है ना, उत्तर वैदिक काल पढ़ेंगे जब आप, तो शुरुआती दौर में जो है इस तरीके की समस्या नहीं थी। समय के साथ जो है ये जो आपकी जाति व्यवस्था थी उसको जन्म से जोड़ दिया गया, नहीं तो पहले कर्म के आधार पर था। और आज भी देख लीजिए अपने कर्म से आदमी अच्छा और बुरा होता है, जाति से नहीं होता भैया। किसी का खून हरा या नीला नहीं है ना, बाली सुग्रीव की तरह उधर वो वाला फंडा नहीं है। हमारे यहाँ सब लोग लाल खून है, सब एक ही चीज है, व्यक्ति पहले है बाकी सारी चीजें बाद में है, ठीक है ना। तो वही बताई जा रही है कि भारत में जो कास्ट सिस्टम था उसके कारण ये एसोसिएटेड था उससे, वेयर सच वर्क इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द सो कॉल्ड लोअर कास्ट। बहुत बढ़िया वर्ड भी यूज किया है, सो कॉल्ड लोअर कास्ट, है ना। तो उनसे इस तरीके की उम्मीद की जाती थी, बिल्कुल ठीक है। और दूसरा, डिस्पाइट रिस्ट्रिक्टिंग द स्कैवेंजिंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई टॉयलेट्स, देयर आर 1,82,505 मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड 7,40,000 जो आपका 48 फैमिलीज हैं इंडिया में हु आर इन द सर्विस ऑफ स्कैवेंजर टू क्लीन ड्राई टॉयलेट्स। भैया इनको जो है ना आप नोट करके रख लीजिएगा, ये हमारी जो है अभी स्थिति है और बहुत ही ज्यादा यहाँ पर विचार करने की जरूरत है। बहुत ही जो है हमारे लिए क्या है, एक अपमान की बात है ये कि हमारे यहाँ अभी भी इस तरीके से इतनी फैमिलीज जो हैं वहां पर इंडल्ज हैं ऐसे काम में बेचारे, ठीक है ना। तो अ मेजर रीजन फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ दिस प्रैक्टिस इज वाइड स्प्रेड करप्शन, वाइड स्प्रेड करप्शन। उसके बाद वन रीजन फ्रॉम द जो आपका ये व्यवस्था है ना, तो उसके बारे में बता रहे हैं कि इनर्शिया ऑफ दिस सिस्टम इन इंडियाज कास्ट सिस्टम इज द कंजर्वेशन सिस्टम, संरक्षण प्रणाली। प्रथा की जड़ता का कारण एक संरक्षण प्रणाली भी है। जनरली द large and forward caste pretend that they patronize the people of lower caste or community and have been managing their maintenance, so in return of this favor the lower caste accept this exploitation। भैया तो वो बताते हैं जो आपकी अगड़ी बड़ी जातियां हैं उनके द्वारा ये दिखावा किया जाता है कि वो निम्न जाति और समुदाय के लोगों का बहुत संरक्षण करते हैं, वेलफेयर करते हैं और उनका भरण पोषण करते आ रहे हैं। आपका हम पुश्तों से खर्चा उठा रहे हैं, सब कर रहे हैं, इसलिए आपको हमारे लिए ये काम करना पड़ेगा। भैया इंसान है, गुलाम नहीं है। ये चीजें सब लोगों ने अपने यहाँ देखी भी होंगी। बहुत इसको बंधुआ मजदूरी में ले लीजिए, आपके यहाँ जो पुश्तैनी काम कर रहे हैं उस संदर्भ में ले लीजिए, हमारे यहाँ भी काम करते हैं, आपके यहाँ भी काम कर, हर गांव में भारत में ये स्थिति है। तो आप लोग ये सब देख सकते हैं इन चीजों को, वही चीजें यहाँ पर लिखी गई हैं, ठीक है। तो वो बेचारे निम्न जाति के जो लोग होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते, तो भावनात्मक रूप से उनको इस तरीके से मोबिलाइज किया जाता है कि भैया आप लोग इसीलिए बने हैं, तो उनका शोषण भी करते हैं और उनके ऊपर एहसान भी जताया जाता है। नॉर्मल सी चीज है। इसके बाद आगे की ओर चलेंगे और जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ये आपका जीएस पेपर
थर्ड से लिंक होगा जो डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड है, फ्लड वार्निंग एंड ब्रह्मपुत्र रिवर बाय ट्री रिंग्स। तो नई ये आपकी एक प्रणाली, और यहाँ पर जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने बताया है कि पेड़ के छल्लों के द्वारा जो हुई है वहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी में जो बाढ़ वगैरह आती है तो उसके बारे में चेतावनी से संदर्भित आयाम वहाँ से भी पता किए जा सकते हैं। नई फाइंडिंग से देखना चाहिए हमको। करेंटली एस्टिमेट्स ऑफ फ्लड इन द ब्रह्मपुत्र रिवर आर बेस्ड ऑन डेटा फ्रॉम previous rainfall models, but these estimates rely mainly on discharge gauge recorded from the 1950s only. Therefore, now scientists have come up with a new idea in which they have tried to analyze floods on the basis of tree rings, है ना। तो पहले जो है वहां पर वर्षा के प्रतिरूप पर आधारित होता था, जो अनुमान होता था। अब जो है वहां पर नया जो डोमेन देखा जा रहा है, जो रिसर्चर्स ने देखा है वहां पर साइंटिस्ट ने, तो भैया वो उनका जो बेसिस है वो ट्री रिंग्स है। अब देख लेते हैं कि ये क्या है, ठीक है। तो ये जो आपकी न्यू स्टडी है ये बेस्ड है आपका ऑन टेस्टिंग एंशिएंट ट्री रिंग्स इन एंड अराउंड द रिवर्स वाटर्स, एनालाइजिंग 7 centuries ऑफ वाटर फ्लो इन द ब्रह्मपुत्र रिवर। बिल्कुल कंटेक्चुअल चीज है, इसको पढ़ ही जाइएगा, इसमें कोई एनालिसिस की चीज नहीं है। इसके बाद ये जो आपके नया अध्ययन है इसमें यह भी बताया गया है दैट द टाइम आफ्टर द 1950s वाज वन ऑफ द ड्राइएस्ट पीरियड्स आफ्टर द 1300, ठीक है ना। तो ये आपका ड्राइएस्ट पीरियड में से एक है। उसके बाद बताया गया है कि ये जो रिंग्स हैं वो सजेस्ट करती हैं दैट द रीसेंट डिकेड स्पेशली फॉर द 1950s से लेके 1980s हैड बीन अनयूजुअली ड्राई, है ना। इनको याद रखिएगा, और बहुत छोटे छोटे पॉइंट है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। दिस पीरियड हैज बीन वेरी ह्यूमिड इन द पास्ट। दिस स्टडी सजेस्ट दैट द कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन, फिर से वही क्लाइमेट चेंज, है ना, वही सब चीजें जो है यहाँ से कनेक्ट हो जाएंगी। वी आर प्रोड्यूसिंग विल रिजल्ट इन मोर मॉइस्चर इन द मॉइस्चर जो है आर्द्रता जो है इन द फ्यूचर। इसके बाद यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये रिंग्स जो होती हैं कैसे हेल्पफुल होती हैं, ये जानने की जरूरत है। थोड़ा सा नई टेक्नोलॉजी कोई भी आए वो जानने की जरूरत है, उसको आंसर में यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हमने फ्लड देखा, फिर से हमको फ्लड के बारे में पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे यहाँ क्या तैयारी के आयाम है, बहुत अच्छा आंसर भी लिखा है बहुत सारे लोगों ने, है ना, जो मैं रेगुलर पढ़ता रहता हूँ, और बहुत सारे लोग नहीं भी कर रहे हैं, तो उनसे मैं विनम्र आग्रह भी करता हूँ कि प्लीज़ करिए। और एक मतलब किन्होंने पूछा था कि यहाँ पर शायद पूजा जी ने पूछा था, मुझे एग्जैक्टली अगर नाम लेने में गलती हो तो क्षमा करिएगा, लेकिन मैंने देखा था कि वो बता रहे हैं कि वहाँ पर वो नहीं कर पा रही हैं पोस्ट। तो आप एक काम करिए, वहाँ पर संगीता जी ने भी वहाँ पर, या बहुत सारे लोगों ने तो वहाँ पर लिख के बताया है, लेकिन आप A4 साइज में लिखिए उसको, मतलब फाइल बनाइए फोटो से क्लिक करके, जो PDF आपका रेडी करने वाली एप्स होती हैं, फिर उस PDF को आप क्या करिए, शेयर करिए किसमें, अपनी गूगल ड्राइव में, जो आपको फ्री स्टोरेज मिलता है गूगल ड्राइव में, ठीक है ना। उसके बाद वहां पर शेयर, जो आपका वहां पर जब आपने सेव कर दिया अपने गूगल ड्राइव में, तो वहां पर जो आपका शेयर वाला ऑप्शन होता है, शेयरिंग ऑन करके लिंक को क्या करना है, एवरीवन के लिए जो है सभी के लिए ओपन कर देना है। तो वहां से इजीली मैं एक्सेस करके पढ़ पाऊंगा और सारे लोग वहां से आपका आंसर पढ़ पाएंगे, है ना। तो मुझे लगता है कि आपकी जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी, ठीक है ना। तो इसके बाद यहां पर यही बताया जा रहा है कि जो आपके मतलब जो भी परिस्थितियां होती हैं किसके संदर्भ में, एनवायरमेंट से रिलेटेड, पर्यावरणीय जो आपकी परिस्थितियां होती हैं उनके बारे में सारी जो जानकारी होती है वो किसमें संदर्भित होती है, किसमें समाहित होती है। तो यही जो आपके वार्षिक विकास छल्ले होते हैं, जो इनकी एनुअल ग्रोथ होती है ना रिंग्स की, वो कंटेन करती है इंफॉर्मेशन को ऑन द प्रिवेलिंग जो आपकी एनवायरमेंटल कंडीशन होती है। बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, जैसे जैसे ट्री आपके ग्रो करते हैं, मतलब क्या होता है, उनकी जो आयु में वृद्धि, जैसे हमारी आयु में वृद्धि होती है। तो ड्यूरिंग द ईयर्स when the soil has a high moisture content, the rings of the tree are wider। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि भैया मृदा में नमी की मात्रा जितनी अधिक होगी उस दौरान पेड़ के जो छल्ले होंगे वो ज्यादा चौड़े होंगे। उसके बाद ड्यूरिंग द ह्यूमिड मानसून ईयर, मान लीजिए जो आपका ह्यूमिड मानसून वाला एरा चल रहा है अगर, है ना, वर्ष के दौरान जो वक्त की बात करें, समय की बात करें, तो जो ट्रीज होंगे इन द एरिया ग्रो मोर एंड वाइडर रिंग्स आर फॉर्म, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद यहां पर जो लिखा जा रहा है कि कन्वर्सली, है ना, कन्वर्सली लिखा गया है ड्यूरिंग ड्राई मानसून ईयर, अब इसी से लगा लीजिए कि ट्रीज ग्रो लेस, इसी का उल्टा हो जाएगा, वाइस वर्सा कर दीजिए, उसका उल्टा हो जाएगा कि भैया जब आपका मॉइस्ट होगा तो चौड़े पत्ते थे, तो यहां पर जैसे ड्राई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, जो ग्रोइंग फेज होगा उनका वो कम होगा और नैरो रिंग्स वहां पर फॉर्म होंगी, नॉर्मल सी चीज है। इसके बाद सम ऑफ दीज ट्रीज कैन लिव लॉन्ग इनफ टू नो द क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑफ द लास्ट सेवरल सेंचुरीज बाय टेकिंग अ स्मॉल pencil shaped specimen
स्पेसिमेन जो होती है, प्रजाति वगैरह के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो स्पेसिमेन फ्रॉम दीज ट्रीज एंड मेजरिंग देयर रिंग्स विद अ माइक्रोस्कोप, है ना, नॉर्मल सी चीजें देख जाइएगा इसमें, ठीक है। और मतलब वही बताया जाए, कुछ पेड़ लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। इन पेड़ों से एक छोटा पेंसिल के आकार का नमूना लेकर और फिर माइक्रोस्कोप से उसके पिछले छल्ले को जो है वहां पर कंपेयर करके पिछले कई शताब्दियों की जो आपकी क्लाइमेटिक कंडीशंस है, जलवायु के अंतर्गत जो आपकी परिस्थितियां थे, उनके बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है ना। तो नई टेक्नोलॉजी, थोड़े थोड़े पॉइंट्स आप लिख के किनारे कर लीजिएगा। बाकी यहां पर रिवाइज फिर वही करना है जो आपका मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए जो एक्ट लाया गया, फिर उसमें क्या अमेंडमेंट किया गया है, क्या हमारे यहाँ प्रावधान है, बाढ़ आने के पहले क्या तैयारी की, क्या मतलब जो प्रिपेयर्डनेस है हमारी, वो बाढ़ आने के, किसी आपदा के आने के पहले की हमारी तैयारी क्या है, फिर आपदा आई उस दौरान हम किस तरीके से वहां पर रिस्पॉन्ड करते हैं, उसके बाद जब आपदा खत्म हो गई तो किस तरीके से रिहैबिलिटेशन वगैरह का जो है वहां पर प्रावधान अपनाया जाता है। तो इसके बारे में हमको जानने की जरूरत है, उसको रिवाइज कर जाइएगा आप लोग। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, वैसे भी बहुत ज्यादा ज्वलंत मुद्दा है, कई बार ये रिवाइज कर चुके हैं हम लोग, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है और अभी भी आप प्रोटेस्ट वगैरह देख रहे होंगे। तो फार्मर्स प्रोटेस्ट ऑन एग्रीकल्चरल रिलेटेड रेगुलेशंस कंटिन्यूज, ठीक है। तो हमको जानने की जरूरत है किन मुद्दों को लेके जो है वहां पर जो है सहमति नहीं बन पा रही है ना, और क्या दिक्कत क्या है फार्मर्स से रिलेटेड। एग्रीकल्चर जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए, कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो, है ना। क्यों, उसका बहुत सारा कारण है क्यों इंपॉर्टेंट है। पहले तो यही जानने की जरूरत है कि ये टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, तो बार बार मैं हाईलाइट करता हूं, आप लोगों को पता भी होगा। तो जो यहाँ पर फार्मर्स का जो प्रोटेस्ट चल रहा है अगेंस्ट 3 न्यू एग्रीकल्चरल लॉज हैव गेन्ड मोमेंटम, वो उसमें वापस से जो है मोमेंटम देखा जा रहा है। देखिए हमारे यहाँ ना बहुत सारी चीज़ों को राजनीतिक रंग भी दे दिया जाता है। जैसे अभी लास्ट ईयर आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश में जो चुनाव होने वाला था उसके पहले फायरिंग वायरिंग, भैया जो आपके नॉर्मल किसान है ना, आतंकवादी नहीं है। आप जाके मिलिए, हमारा भी गांव है, हम लोग भी जाते हैं, हम लोग भी मिलते हैं, तो वो किसान बेचारे ना वो हथियार नहीं उठा सकते। ये राजनीतिक लाभ लेने के लिए बहुत सारी पब्लिक वहां पहुंच जाती है ना। इसको अदरवाइज बिल्कुल मत लीजिएगा, ध्यान से देखने की जरूरत होती है। आप लोग इतने मैच्योर है कि आप लोगों से सारी चीजें डिस्कस की जा सकती है, इसलिए मैं यहां पर ये बातें रखता हूं, ठीक है ना। बहुत सारी समस्याएं हैं, है ना, फार्मर्स के साथ, पर ऐसा क्यों होता है कि वहां के जो सक्षम किसान हैं वही पहुंच के कर रहे हैं, है ना। वेस्टर्न यूपी हो गया आपका, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, वहां के, और ये जो सूखा जो सेमी एरिड या एरिड वाले रीजन के आपके लोग हैं, जो पिछड़े हमारे राज्य हैं, जिनको एस्पिरेशन आकांक्षी राष्ट्र का नाम दे दिया गया है, मतलब राज्य का नाम दे दिया गया है अब, हाँ, तो वहां के किसान तो नहीं जा रहे हैं लड़ने वगैरह, ठीक है ना। तो अब इनको जो है इस पूरे इंसिडेंट को आप ध्यान से देखिए। अब यहाँ पर एथिकल पर्सपेक्टिव भी देखिए, ठीक है ना, यहाँ पर इंटीग्रिटी देखिए, यहाँ पर पॉलिटिकल कोई इशू है क्या, वहां पर करप्ट जो प्रैक्टिसेस चल रही उसको देखिए कि आखिर ये समस्या भारत में है क्यों, लगातार क्यों होती है, ये देखने की जरूरत है। तो ठीक है, तो यहां पर वही बताया जा रहा है कि करंट जो डिस्प्यूट्स है किनको लेकर है, तो ये तो वैसे भी याद हो गया होगा आप लोगों को। सबसे पहला एग्रीकल्चरल जो प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स के अंतर्गत प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन ऑर्डिनेंस 2020 वाला लाया गया था, अध्यादेश के थ्रू इसको लागू किया गया था, है ना। तो लागू किया जा रहा था, तभी से लगातार प्रोटेस्ट हो रहा है इसके खिलाफ। अभी जो है इसमें मोमेंटम जो है देखा जा रहा है बढ़ गया है। तो फार्मर्स का जो दूसरा है आपका फार्मर एग्रीमेंट ग्रांटिंग एंड प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड एग्रीकल्चरल सर्विसेज ऑर्डिनेंस 2020 ऑन प्राइस एश्योरेंस। उसके बाद इसेंशियल कमोडिटीज जो है आपकी अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020। तीनों के नाम याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है और हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। और इतना ज्यादा मतलब ये वो है अभी न्यूज में कि ऐसे के पर्सपेक्टिव में, फोर्थ पेपर में, थर्ड पेपर में, है ना, और सेकंड पेपर में कहीं पे भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, है ना। इसमें पेपर सेकंड में क्यों, क्योंकि लॉज जो है अगर गवर्नमेंट ने बनाया है तो किस तरीके से मतलब वहां पर जो है वहां पर उसका विरोध किया जा रहा है, उस संदर्भ में बात कर रहा हूं। तो रिलेटेड केसेस बताया जा रहा है कि सितंबर में ये जो लॉज थे आपके वो पास किए गए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। इसका एम क्या था, डी कंट्रोलिंग इंडियाज वास्ट एग्रीकल्चर सेक्टर। कहने का मतलब ये कि भारत का जो विशाल कृषि क्षेत्र है उसको नियंत्रण मुक्त करने के उद्देश्य से ये कानून जो है पारित किए गए थे, ठीक है। और सरकार का कहना ये है कि भैया ये जो आपके कानून है ये क्या करेंगे, तो जो भी ये कानून है उसके अंतर्गत जो भी किसानों का शोषण करते हैं आपके मिडिल मैन, जो आपके बिचौलिए होते हैं, तो उनके उत्पीड़न से उनको मुक्ति दी जाएगी। यही सबसे बड़ी समस्या, ऊपर मैंने बताया था पहले से भी, मिडिल मैन की समस्या दूसरे टॉपिक में भी होती है और एग्रीकल्चर में तो है ही है, ठीक है ना। उसके बाद मैनी फार्मर्स हैव मोर फियर ऑफ लूजिंग देयर than gaining anything out of these laws and agricultural corporations with huge financial powers will be their main beneficiaries। तो भैया इसमें जो सबसे बड़ी जो मतलब आशंका है हमारे यहाँ किसानों को वो ये है
कि ये जो नए कानून है ना, इससे कुछ उनको प्रॉफिट नहीं होगा, बल्कि उनको जो है लॉस होने का जो ज़्यादा भय दिखाई दे रहा है। और उनको ऐसा लग रहा है कि इससे जो आपके जो डोमिनेंट आपके फाइनेंशियल रूप से जो आपके कैपेबल लोग हैं, है ना, शक्ति वाले जो लोग हैं, वित्तीय रूप से जो सशक्त लोग हैं आपके, जो भी आपके एग्रीकल्चर के अंतर्गत जो आपके कॉर्पोरेट्स हैं, वो ही इनका जो है मुख्य रूप से लाभ उठा सकेंगे। किसानों के लिए ये आपका उतना लाभप्रद नहीं है, इसलिए इसका एजिटेशन जो विरोध वगैरह देखा जा रहा है। अब इसका पर्पस क्या है, नए जो आपके एग्रीकल्चरल लॉज है, तो ये जो लॉज है इनेबल करेंगे फार्मर्स को इग्नोर करने के लिए गवर्नमेंट रेगुलेटेड मार्केट्स, ठीक है ना, जिनको लोकल में मंडी बोला जाता है, एपीएमसी, फिर उसके बाद नैम, ये सब आप लोगों ने सुना होगा, है ना, वो सारी चीजें अब हमको यहाँ पर रिवाइज कर लेना है तुरंत, ठीक है। तो एंड सेल देयर प्रोड्यूस, जो उनके प्रोडक्ट्स होंगे डायरेक्टली टू प्राइवेट बायर्स। तो भैया बोला ये जा रहा है कि ये जो कानून है किसानों को सरकार के द्वारा जो रेगुलेटेड बाजार है ना, वहां पर जो है उसकी उपेक्षा करना और उसके विकल्प के रूप में वो अपनी उपज को सीधे जो है प्राइवेट जो भी आपके बायर्स होंगे, निजी खरीदार, उनको बेचने हेतु सक्षम बनाते हैं। ये प्रोविजंस हैं इनके, ये याद होने चाहिए हमको, ठीक है ना। दूसरा जो पॉइंट है, ये सर्वे में भी आपके बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड टॉपिक था, तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, इसके बारे में जानने की जरूरत है ना, अनुबंध कृषि जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पर बताया जाए फार्मर्स कैन नाउ मेक कॉन्ट्रैक्ट विद प्राइवेट कंपनीज। तो भैया निजी कंपनीज के साथ उन्होंने अनुबंध कर लिया, जिसे जो है अनुबंध कृषि भी बोला जाता है। ऑल्सो यू कैन सेल योर प्रोड्यूस आउटसाइड द स्टेट, बिल्कुल ठीक बात है। दे कैन नाउ मेक कॉन्ट्रैक्ट विद प्राइवेट कंपनीज थ्रू अ प्रैक्टिस नोन एज कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इन इंडिया। रेपिटेशन ही ये पूरा जो आपका पैराग्राफ है, एंड सेल देयर प्रोड्यूस अक्रॉस स्टेट बाउंड्रीज, ठीक है ना। ये जो नए लॉज हैं अलाउ करेंगे आपके स्टोरेज के लिए कि आप जो फूड ग्रेन्स है, ट्रेडर्स जो आपके मतलब जो भी आपके व्यापारी हैं, है ना, तो वो आपके व्यापारिक उद्देश्यों से अनाज का जो खाद्यान्न है आपके, उनके भंडारण की भी उनको परमिशन दी गई है। इसके अलावा अब यहीं पर जो है ये कंसर्न उठता है कि भैया होल्डिंग्स, है ना, जो आपकी जमाखोरी है, उसके कारण जो हमारे यहाँ प्याज जो है 200 रुपए चली जाती है चुनाव के टाइम पे, फिर बंटवाना पड़ता है। ये सब जो है प्लान्ड तरीके से किया जाता है, ठीक है ना। स्टोर कर लिए, सीजन में नहीं बेचे जब सीजन चल रहा, अब सीजन जब खत्म हो गया तो लोगों को उसकी जरूरत है, तो ज्यादा भाव में बेचेंगे हम, ज्यादा प्रॉफिट के लिए। क्या है, कैपिटलिस्ट अप्रोच है। इसमें जो है हमारी नैतिकता वैतिकता खत्म हो जाती, पैसे ही सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। आप समझ रहे हैं ना, वही चीज यहां पर है। तो ये आपका क्या है, दिस इज कॉन्ट्रेरी टू द रिस्ट्रिक्शंस इंपोज्ड अगेंस्ट होर्डिंग, ये बात, ठीक है ना। तो ये जो आपके जमाखोरी के खिलाफ लगाए गए प्रतिबंध है, उसके लिए कॉन्ट्राडिक्टरी है, पहली चीज। दूसरी चीज, एंड दिस वुड मेक इट इजियर फॉर ट्रेडर्स टू टेक एडवांटेज ऑफ प्राइस इंक्रीज ड्यूरिंग एपिडेमिक लाइक सिचुएशन अंडर द ओल्ड रूल्स। दिस टाइप ऑफ सिस्टम वाज इम्प्लीकेटेड एज अ क्रिमिनल एक्ट। तो वैसे भी देख रहे हैं आपकी कोविड में, तो मतलब क्या ही बताया जाए, पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा है मेरा, कि जैसे ही पता चला लॉकडाउन होगा लोग घबरा गए, तो लोगों ने दम से पैसा कमाया, मतलब मौका मिलना चाहिए वहां पर। अरे भैया सोच लो, आप ही के देश है, दुश्मन नहीं है लोग, ये सोचना ही नहीं ना। हमारी जो सोच है सीमित होती चली जाती है। बचपन में मम्मी पापा और हमारा घर, फिर थोड़ा बड़े हुए हम, है ना, तो मतलब शादी हो गई, बीवी बच्चे, तो लगातार जो है संकीर्ण होती चली जा रही है हमारी मानसिकता, है ना। तो हम अपने आप को ये सोचते हैं कि आज तो हमने इस दोस्त के साथ गलत किया या इसके साथ, लेकिन मैं गलत हूं नहीं, मैं अपने घर वालों के साथ नहीं करूंगा। गलत सोच, अगर आपके व्यक्तित्व में गलत करने की आदत तो बन गई है, तो वो आप करेंगे ही करेंगे, ठीक है ना। तो व्यक्तित्व अच्छा होना जरूरी है, व्यक्ति आप अपने आप अच्छे बन जाएंगे, है ना। उसके बाद प्रोफेशन अच्छा बना लेना या व्यावसायिक रूप से जो है सफल होना, वो एक अलग डोमेन है। करियर में सफल होना एक अलग डोमेन है। ये माइक्रो मतलब कंसेप्ट है, और मैक्रो जो कंसेप्ट है कि जीवन में सफल होना। जरूरी नहीं कि आप आईएएस बन गए हैं तो प्रोफेशनली जो है आप अगर सफल हो गए हैं तो आप अपने जो आपके जीवन में भी आप सफल है, पर्सनल लाइफ में भी आप सफल हैं। बहुत सारे एग्जांपल मैंने लाइव देखे हुए हैं इन सब चीजों के। आप लोग भी ये सब चीजें देखते होंगे। इन सब चीजों को पढ़ना, ये किताबें में नहीं मिले, ये किताबें नहीं पढ़ाएंगी, ये किताबों में नहीं मिलेगा। ये आपको व्यवहारिक अनुभव, इंपेरिकल मेथड जो नॉलेज का होता है, वो सबसे ज्यादा पावरफुल होता है ना, पावरफुल बेस होता है। उन चीजों को जिस दिन आंसर में आप डालना सीख गए, ऑलरेडी आपका आंसर दूसरे से अलग हो जाएगा। बस इतना ही करना है, थोड़ा सा अलग हो गया, हम उससे आधा एक नंबर एक क्वेश्चन में लीड ले लिए। अगर आपने एक क्वेश्चन में 0.50 मार्क्स या बढ़ा लिया अगर, तो 20 क्वेश्चन अगर यूपीएससी में होते हैं तो आपने 10 मार्क्स बढ़ा लिए। 10 मार्क्स का मतलब यह है कि 4 जीएस के पेपर हैं आपके, है ना, तो 40 नंबर। और आप देखेंगे कि जो आपका फाइनल कट ऑफ होता है यूपीएससी का, जैसे मान लीजिए कि अगर 1000 है तो 1000 में अगर मतलब कट ऑफ है तो 1000 40 नंबर 50 नंबर में वहां टॉपर बैठा होता है ना। तो कहने का मतलब ये कि 30 नंबर में वहां पर 800 रैंक होती है। तो आप समझ रहे हैं कि 40 नंबर की क्या कीमत होती है वहां पर, है ना। बस इतना सा ही मार्जिन चाहिए, है ना, ठीक है। और यहां पर ये बताया जा रहा है
कि पहले मतलब ये पैराग्राफ देख जाइएगा, ये मैंने आपको रीड भी कर दिया, नॉर्मल सी चीज़ है। ये जो मेजर डिमांड है मतलब ऑफ डिमॉन्स्ट्रेटिंग फार्मर्स, जो प्रदर्शनकारी आपके किसान हैं उनकी प्रमुख मांग क्या रही ये जानने की जरूरत है। तो सबसे पहली चीज उन्होंने बोला एमएसपी के लिए हमको लिखित रिटन गारंटी के रूप में सरकार कुछ ना कुछ प्रोवाइड करे। एमएसपी से संदर्भित आपकी कमेटी है, जरा बताइएगा आप, स्वामीनाथन जो आपकी कमेटी बनी थी उसके अंतर्गत क्या रिकमेंडेशन थी, अभी क्या एमएसपी के बारे में प्रावधान चल रहे हैं, क्या रूल्स वगैरह है। अगर हमको वो पता हो ना, कमेटी की जो रिकमेंडेशंस होती हैं, है ना, अगर वो पता हो ना, तो आने वाले टाइम पे जो है उन्हीं चीज़ों को इंप्लीमेंट करने के लिए हमारे यहाँ एक्ट कानून वगैरह लाया जाता है। हमेशा याद रखिए उनकी रिकमेंडेशंस बहुत जरूरी होती हैं, ठीक है ना, चाहे किसी भी सेक्टर में आप देख लीजिए। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं जो किसान है कि भैया सबसे पहले हमारी फसल के लिए जो न्यूनतम समर्थन मूल्य का, नाम से समझ में आ रहा है कि मान लीजिए फसल उगाया किसान ने, अब मान लीजिए कोई ऐसी मतलब आपदा आ गई या कोई ऐसी आपकी कैसी मतलब अपवादजनक परिस्थिति पैदा हो गई कि वो जो है उनकी जो फसल खराब हो गई या कुछ हो गया तो बिक नहीं पा रही है, तो उनको जो मिनिमम जितना उन्होंने पैसा लगाया है, तो भैया उससे जो मिनिमम प्रॉफिट होना चाहिए वो कौन आपको प्रोवाइड करेगा। तो भैया फिर डीपीएसपी अब अप्लाई करिए, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, तो सरकार का कर्तव्य है, तो सरकार वहां पर एमएसपी वगैरह डिसाइड करती है। तो वही बोला जा रहा है कि जो मिनिमम आपका गारंटी, जो एमएसपी के अंतर्गत गारंटी रिटन में आप लिख के दीजिए, हमको एश्योरेंस दीजिए, पहली मांग उनकी ये है ना। अब वो कितनी बोल रहे हैं कि 1.5 गुना जो है किया जाना चाहिए। कहने का मतलब अगर आपने 100 रुपए लगाए हैं तो वो आपका 150 रुपए होना चाहिए, है ना। तो कहने का मतलब द मेन डिमांड ऑफ द डिमॉन्स्ट्रेशन फार्मर्स हैज बीन दैट द गवर्नमेंट शुड गिव अ रिटन गारंटी इन रिस्पेक्ट ऑफ द एमएसपी सिस्टम विच प्रिस्क्राइब्ड a fixed price of 1.5 times of the cost of production of for their crops। ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा, एमएसपी है क्या? अरे ये सीधी बात है, मैंने पहले ही समझा दिया आपको। फिक्स किया हुआ एक प्राइस होता है जो फार्मर्स को उनके क्रॉप के लिए जो है एक क्या बोलते हैं, आय की जो है आपकी एक सुनिश्चितता को उपलब्ध कराता है ना, कि इतनी आय तो हमको होगा ही तो हम अपना जीवन तो चला सकेंगे, ठीक है ना। आपको ये सब जो है समस्याएं पता होंगी। अब फार्मर्स के कंसर्न क्या है, तो सबसे पहली चीज ये जो न्यू लॉ है, डू नॉट मेक इट मैंडेटरी टू प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट्स इन राइटिंग। सबसे पहली चीज जो अनुबंध वगैरह है उसमें लिखित में तैयार करना, उन कॉन्ट्रैक्ट्स को अनिवार्य नहीं बनाया गया। तो भैया यही बोला जा रहा है कि भैया सारी एग्रीकल्चर को आप कमर्शियलाइज कर दोगे और जो फार्मर्स हैं उनका वेलफेयर कहां से होगा, पहला कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट। दूसरा, जैसे दिस कैन मेक इट वेरी डिफिकल्ट, अब लिखित में जो चीजें नहीं होती उनका कोई साक्ष्य होता नहीं, कोर्ट आप कैसे जाओगे, कंज्यूमर फोरम आप कैसे जाओगे, तो ये आपकी क्या करेगा, यहां पर डिफिकल्टीज को पैदा करेगा फार्मर्स के लिए टू प्रूव देयर सफरिंग्स इफ द टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आर वायलेटेड एंड द लॉ प्रोवाइड्स फॉर माइनर रिलीफ मेजर। सीधी बात है। आप देखिए अभी कुछ न्यूज आती हैं, आपको पता नहीं चलता कि जैसे इनसाइडर ट्रेडिंग हो रही है स्टॉक में या कहीं पर भी हो रही है, तो पता चला सेबी ने फाइन लगा दिया और सेबी ने वहां पर फाइन ले भी लिया। अब एक बात बताइए कि 10, 20, 50 लाख 1 करोड़ का फाइन लगा के गवर्नमेंट ने ले भी लिया, तो जो आम आदमी का पैसा था वो कौन देगा, वो कौन देगा, वो कौन देगा? वही समस्या यहाँ कि मान लीजिए रिटर्न में नहीं है, अब कॉन्ट्रैक्ट जो है वो किया गया, अब आपको पता है कि इनकी बार्गेनिंग जो कैपेसिटी वो तो कम है ना। क्यों? क्योंकि उनके पास जो है उतनी आय नहीं है, उतने सशक्त नहीं है। बहुत सारे किसानों की आत्महत्या के संदर्भ भी हम देखते हैं, है ना। तो वो हर क्षेत्र में देखा जा रहा है, सिर्फ विदर्भ को लेकर मत चलिएगा आप, पंजाब में भी देखा जा रहा है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि भैया एक तो उनकी बार्गेनिंग जो है वो पावर उतनी स्ट्रांग नहीं होती है ना, उतने वो सक्षम नहीं होते। तो जो सक्षम लोग कॉर्पोरेट्स होंगे वो उनका शोषण नहीं करेंगे, तो शोषण करेंगे, लिखित में नहीं होगा तो बेचारे क्या ग्राउंड रखेंगे, और ग्राउंड नहीं रखेंगे तो कानून बोल देगा कि हम तो भैया साक्ष्य पे काम करते हैं। आप समझ रहे हैं, पूरा लूप होल है ये आपका, ठीक है ना। तो यहां पर वही बताया जा रहा है कि जो टर्म्स ऑफ कंडीशंस होंगी, है ना, वो जो कॉन्ट्रैक्ट की वो वायलेटेड की जा सकती हैं, और वहां पर जो लॉ में मतलब प्रोवाइड किया जा रहा है बिल्कुल माइनर सा रिलीफ जो है वहां पर दिया जाएगा, है ना। तो ये एक आपका क्या है, कंसर्न है, इंपॉर्टेंट है। दूसरा, ये जो नए नियम है आपके वो गारंटी नहीं देते हैं एनी काइंड ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस, तो किसी भी एमएसपी की जो है वहां पर गारंटी नहीं दी गई है, यही तो ऊपर मांग कर रहे हैं वो लोग, है ना। लीडिंग फार्मर्स टू वरी दैट द करंट मिनिमम सपोर्ट प्राइस विल बी एबॉलिश्ड एट एनी टाइम। तो भैया किसानों को भय है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये एमएसपी का जो प्रावधान है वो पूरी तरीके से समाप्त ही ना कर दिया जाए, है ना। दूसरा कंसर्न बहुत इंपॉर्टेंट है, जेन्युइन कंसर्न है ये आपके, ठीक है ना। द न्यू लॉ एबॉलिश एनी प्रोटेक्टिव मेजर्स ऑफ दीज फार्मर्स। कहने का मतलब ये है कि कई जो आपके सेफ्टी से रिलेटेड, उनके संरक्षण से संदर्भित जो प्रावधान थे उनको जो है समाप्त कर दिया गया है इन कानूनों के अंतर्गत। ऐसा जो है फार्मर्स को जो है वो दिख भी रहा है, और वो ऐसी
जो है वहां पर आशंकित भी है भय से। तो जो लास्ट में लिखा गया है कि स्मॉल फार्मर्स, जो स्मॉल फार्मर्स है, आपको पता है कि 85% 86% हमारे यहाँ जो स्मॉल और क्या है मार्जिनल फार्मर्स सीमा के अंत में खड़े हुए, जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम की जमीन है, ठीक है ना। तो उनके पास जो है इनफ बार्गेनिंग पावर क्या है, नहीं है। व्हेन सेलिंग देयर प्रोड्यूस टू लार्ज कंपनीज टू डिमांड द रिक्वायर्ड प्राइस ऑफ प्रोड्यूस टू इंप्रूव देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। बिल्कुल ठीक बात है, बार्गेनिंग पावर तो तभी होगी जब उनकी मतलब वो आर्थिक रूप से सशक्त हो जाएंगे, तभी तो बार्गेन कर पाएंगे, विकल्प ही नहीं है। तो जितने में मांगेंगे, जैसे मंडी वगैरह में कार्टेलिंग देखते थे वैसे वहां यहां पर भी देखने को मिल सकती है ना। उसके बाद यहां पर सरकार को किस तरीके से इससे निपटना चाहिए, तो पहले तो भैया राजनीतिक रंग हटा के वास्तव में आप अपने पर्सनल और प्रोफेशनल जो एथिक्स को यूज करें, देश के लिए कार्य करें। हमारी 60% जनसंख्या डायरेक्टली आपकी रिलेटेड है अभी भी प्राइमरी सेक्टर से। आप सर्विस सेक्टर, आईटी और आत्मनिर्भर भारत स्टार्टअप कुछ भी कर लीजिए, भारत का समुचित विकास नहीं हो सकता जब तक आप फार्मर्स को सशक्त नहीं कर लेंगे। इस चीज को दिमाग में डाल लीजिए, ठीक है ना। एक जो आपके कोई हमारे देश में अगर बहुत बड़े टेक्नोक्रेट्स हो जाएंगे, पूरे फार्मर्स की समस्याओं को दूर नहीं कर सकते हैं। यह हमारा प्राथमिक जो है डोमेन है कि हमको एग्रीकल्चर सेक्टर को, जो वो आपका प्रोफेशन है, उसको वाइबल बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो एमएसपी जो है और उसके बारे में जो मतलब उसके बारे में जो आशंकाएं हैं, है ना, तो नए कानूनों को शांता कुमार कमेटी की रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी रिकमेंडेशंस पढ़ के और मुझे आप लोग यहां नोट डाउन करके दिखाएंगे, जरूर करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो उसकी रिपोर्ट और जो सीएसीपी की रिपोर्ट है उससे जोड़े जाने से उत्पन्न होती है। कहने का मतलब ये कि फियर जो है about the MSP and yield purchases arise from the addition of new laws to the Shanta Kumar Committee report and CSCP report। ये जो रिपोर्ट है वो सजेस्ट की गई थी, एलिमिनेशन से रिलेटेड ही है आपकी, ऑफ ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट इन स्टेट्स सच एज पंजाब to reduce yield procurement and reduce the expenditure of Food Corporation of India। ठीक है ना, नॉर्मल सी चीज है, इसको देख जाइएगा। इसके बाद आगे की ओर चलेंगे और जो नेक्स्ट पॉइंट यहां पर लिखा गया है कि यहाँ पर जो आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं और जो भी आपकी यहाँ पर जो नेगेटिव जो आपकी वाइब्स आ रही हैं, कैसे आ रही हैं, तो देयर इज एन एप्रीहेंशन दैट द एफसीआई जो है आपका मे इनिशिएट अ डायरेक्ट परचेज फ्रॉम द न्यू बिजनेस एरिया विच विल लीड टू अ रिडक्शन इन इट्स मंडी ड्यूटी एंड फैक्टरिंग कमीशन। नॉर्मल सी चीज है। इसके बाद जो रूट कॉज है आपका, ये इस तरीके की आशंकाएं जो बोल रहे हैं, ऑफ सच एप्रीहेंशंस इज टू अ लार्ज एक्सटेंट to the change in the social contract between the farmers of the state and the central government। तो ये पॉइंट देख जाइएगा, ये हमेशा जो है अभी न्यूज में है, ये रेगुलर डेवलप हो रहा है टॉपिक, तो थोड़े थोड़े पॉइंट हम ऐड करते चलेंगे। एग्रीकल्चर के पन्ने अलग होने चाहिए, डेली बोलता हूं मैं, डेली बोलता हूं, और उसको आपको अलग करना ही है। इसके बाद आगे की ओर चलेंगे और जो नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा, ये ड्रग मैन्युफैक्चरर डिमांड कर रहे हैं इमरजेंसी यूज ऑफ किसका, इमरजेंसी यूज अथॉरिटीज ऑफ कोविड-19 वैक्सीन का। हेल्थ से रिलेटेड आपका इशू है, ये आपका पेपर 2 पेपर 3 दोनों में रख सकते हैं आप, ठीक है ना। तो यहाँ के जो आपके यूएस के ड्रग मेकर हैं, मॉडर्न हैज स्टेटेड दैट, जो आपके उन्होंने बोला है दैट इट हैज अप्लाइड फॉर द इमरजेंसी यूज अथॉरिटी फॉर इट्स कोविड-19 वैक्सीन। नॉर्मल सी चीज है, रेपिटेशन भी है, एक दिन और भी हम लोगों ने चर्चा किया था इस पे। तो कुछ दिन पहले आप लोगों ने सुना होगा जो फाइजर है उसने अप्लाई किया था द इमरजेंसी यूज अथॉरिटी फॉर द वैक्सीन डेवलप्ड इन कोलैबोरेशन विद बायोएनटेक, है ना, इसका नाम याद रखेगा। और भारत में जो आपका सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है विच इज ट्राइंग आउट अ वर्जन ऑफ द एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड वैक्सीन हैज स्टेटेड दैट इट एक्सपेक्ट्स टू सीक एन इमरजेंसी यूज अथॉरिटी विद इन द नेक्स्ट 2 वीक्स, है ना। आपातकालीन उपयोग जो है उसके संदर्भ में यहां पर जो है वो संभावनाएं देखी जा रही हैं। बिल्कुल कंटेक्चुअल चीज है, देख जाइएगा इसको, ये रेफरेंस बताया जा रहा है, ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना। तो अब जो मतलब अनुमोदन के लिए जो मेडिसिन होते हैं उनके लिए क्या हमारे यहाँ प्रक्रिया वगैरह है ना, तो उसके बारे में जो है यहाँ पर जानने की जरूरत है। तो यहाँ पर जो आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण है वो क्या है, सबसे पहले उसके बारे में बताया जा रहा है ना। तो इसके बारे में समझ लीजिए, फैक्चुअल जानकारी है। जैसे वैक्सीन होता है ना, जो मेडिसिन होती हैं आपकी, और जो इवन आपके क्लिनिकल ट्रायल्स वगैरह होते हैं, जो भी मेडिकल डिवाइसेस होते हैं, वो रिक्वायर मतलब उनके लिए ये आवश्यक बनाया गया है अप्रूवल ऑफ अ रेगुलेटरी अथॉरिटी, है ना। उनके लिए जो है ये मतलब मैंडेटरी किया गया है कि अप्रूवल दिया जाना चाहिए जो भी आपकी विनियामक संस्था है उसके द्वारा, बिफोर दे कैन बी एडमिनिस्टर्ड। इन इंडिया द रेगुलेटरी अथॉरिटी इज द सेंट्रल फार्मास्यूटिकल स्टैंडर्ड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। इसका नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोविड के कारण इस तरीके की कोई भी न्यूज आती तो हमको जो है उसको रखना है। भारत में जो विनियामक प्राधिकरण है, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण
संगठन है, ठीक है ना। इसके बाद फॉर वैक्सीन एंड ड्रग्स अप्रूवल इज ग्रांटेड आफ्टर असेसमेंट ऑफ देयर सेफ्टी एंड इफेक्टिवनेस बेस्ड ऑन डेटा ऑब्टेन फ्रॉम टेस्ट। तो सबसे बड़ी चीज यही होती है कि जैसे कोई नई मेडिसिन आती है तो भैया उसका मानव के शरीर में क्या किस तरीके का जो है वो प्रभाव पड़ रहा है। तो यहां पर फिर वो एथिक्स वाली बात हो जाती है कि भैया आप जो है, जैसे आप वो सुने होंगे ना कि जो आपके जीएमओज वगैरह होते हैं उनके संदर्भ में भी यही समस्या कि भैया मानव शरीर में उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है वो भी तो देखने की जरूरत है हमको, है ना। तो उसके अनुमोदन के पहले जो है पूरा का पूरा एक फ्रेमवर्क होता है, उसी को कंट्रोल करने के लिए ऐसी रेगुलेटरी बॉडीज वगैरह आपकी बनाई जाती हैं ताकि जो है वो उनकी सेफ्टी के पर्पज, उनकी जो इफेक्टिवनेस है उसके बारे में जानकारी मिल सके, उसके बाद ही अप्रूव किया जाए, है ना। और इसके बाद यहां पर लिखा गया है इनफैक्ट अप्रूवल फ्रॉम द रेगुलेटर इज रिक्वायर्ड एट ईच स्टेज। प्रत्येक स्टेज पर ये जो आपके टेस्ट होते हैं ये आपकी लॉन्ग प्रोसेस है, डिजाइन की गई है एंश्योर करने के लिए दैट अ ड्रग और वैक्सीन इज एब्सोल्युटली सेफ एंड इफेक्टिव, यही आपका कीवर्ड है। इसके बाद व्हेन कैन द इमरजेंसी यूज राइट्स बी ग्रांटेड, कब प्रदान किया जा सकता है ये जो आपका आपातकालीन उपयोग अधिकार है। तो यूएस की बात कर रहे हैं, जो आपका फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है वहां का, गिव्स एन EUA ओनली आफ्टर डिटरमाइनिंग व्हाट आर द नोन एंड पोटेंशियल रिस्क ऑफ वैक्सीन एंड व्हाट आर द पोटेंशियल बेनिफिट्स। नॉर्मल सी चीज है, वही तो चीज हो गई जो ऊपर लिखा गया था। उसके बाद इसका मतलब क्या है कि ये जो आपके EUA के जो आपके एप्लीकेशन है कैन बी कंसीडर्ड ओनली आफ्टर सफिशिएंट इफिकेसी डेटा हैज बीन जनरेटेड फ्रॉम फेज 3 ट्रायल्स, है ना। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद एन EUA मे नॉट बी प्रोवाइडेड सोलली बेस्ड ऑन डेटा फ्रॉम फेज 1 और फेज 2 ट्रायल्स although it is safe to show products as well। आपको इतना याद रखना है कि विभिन्न जो आपके चरण हैं, जैसे 3 परीक्षण है तो उसमें प्रत्येक चरण में जो है वहां पर उनकी पूरी तरीके से सेफ है वो कि नहीं, इसका जो है किस तरीके से प्रभाव पड़ रहा है, इसके कुछ साइड इफेक्ट्स तो नहीं है, साइड इफेक्ट्स हैं तो क्या है। तो ये जब पूरी तरीके से इंश्योर हो जाएंगे हम कि वो बिल्कुल सेफ है तभी जो है उसको वहां से अनुमोदित किया जाता है ना। ये सब चीजें नॉर्मल है। इसके बाद प्रोसीजर क्या है भारत में ऑब्टेन करने के लिए जो आपका इमरजेंसी यूज राइट्स है ना इन इंडिया। तो भैया भारत में जो भी आपके एक्सपर्ट्स हैं और जो भी आपके एक्टिविस्ट हैं, विशेषज्ञ हैं, कार्यकर्ता हैं, उनका कहना है कि भारत के जो ड्रग्स से रिलेटेड नियम है वो उसमें यूरोपीय संघ के लिए प्रावधान नहीं है। कहने का मतलब जो भी ड्रग रेगुलेशन है डू नॉट कंटेन प्रोविजंस फॉर द यूरोपियन यूनियन एंड द प्रोसेस टू अचीव दिस इज नॉट क्लियरली डिफाइंड और कंसिस्टेंट, ये याद रखिएगा। इसके बाद डिस्पाइट दिस जो हमारे यहाँ ये आपका क्या है, जो आपका केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन है, जो सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है, ये क्या करता है, वही आपका अप्रूव करता है इमरजेंसी और रिस्ट्रिक्टेड इमरजेंसीज ऑफ कोविड-19 ड्रग्स ड्यूरिंग द पैंडेमिक इन जून फॉर जो आपकी क्या थी रेमडेसिविर और जो आपकी फेविपिराविर थी उसके लिए जो है उन्होंने जून और जुलाई में जो इटोलीजुमाब के लिए भी ऐसा हो चुका है ना। मतलब ऐसा जो है पहले भी देखा गया है। नॉर्मल सी चीज है ये आपकी, मतलब समझ रहे हैं ना कि भारत में जो आपकी प्रोसेस है, जो भी आपातकालीन उपयोग अधिकार है, उसके संदर्भ में जो है भारत में कोई जो है विशिष्ट स्पेसिफिक पहली बात तो प्रोविजन नहीं है ना। इसके लिए हासिल करने के लिए जो है कोई स्पष्ट और सुसंगत जो है जो भी है प्रक्रिया वो नहीं है। भारत के जो स्पेशलिस्ट हैं वो बताते हैं। इसके बावजूद भी जो है कोविड-19 के अंतर्गत जब देखा गया कि जो आपका रेमडेसिविर और जो आपका फेविपिराविर था उसके लिए जो है आपातकालीन या प्रतिबंधित आपातकालीन अनुमति दी गई थी। ये 2 फैक्ट्स बताए जा रहे हैं ये आपके यहां पर, ठीक है ना। नॉर्मल सी चीजें देख जाइएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा फेज है वो एमसीक्यू का फेज है और यहां पर स्टेटमेंट दिए गए हैं कीवी फ्रूट के बारे में, है ना, जो अरुणाचल प्रदेश से संदर्भित है और उसके बारे में स्टेटमेंट बताना है कौन सा आपका ट्रू है। तो पहला जो है रिसेंटली कीवीज जो है अरुणाचल प्रदेश हैव बीन गिवन ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट, तो वहां पर जो है कीवी को जैविक प्रमाण पत्र दिया गया। बहुत ज्यादा जो यहां पर आप देखेंगे पहला स्टेटमेंट जो है ये इंपॉर्टेंट भी है हमारे लिए, ठीक है ना। और ये जो है नॉर्थ ईस्ट के बारे में कोई भी इस तरीके की अगर पहल होती तो हमको वहां पर जो है सचेत हो जाना चाहिए। तो पहला जो स्टेटमेंट है बिल्कुल ठीक है, आपका इंफॉर्मेटिव आपका स्टेटमेंट है। दूसरा ये कि अरुणाचल प्रदेश ऐसा फर्स्ट स्टेट है देश के अंतर्गत टू गेट दिस सर्टिफिकेट फॉर कीवीज, है ना। तो इंपॉर्टेंट हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया प्रीलिम्स के लिए। तीसरा जो स्टेटमेंट है कि ये सर्टिफिकेट जो है आपका वो दिया जाता है, ये प्रमाण पत्र पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट के तहत दिया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड द मिरेकल फ्रूट ऑफ चाइना एंड द हॉर्टिकल्चर वंडर ऑफ द
न्यूजीलैंड और हॉर्टिकल्चर में लगातार भारत की जो है प्रोडक्टिविटी बढ़ती जा रही है। ये आप देख रहे हैं, तो हमारे लिए ये जो चारों के चारों स्टेटमेंट है ये इंपॉर्टेंट है और इसको नोट डाउन करके किनारे रखिएगा, ठीक है ना। बिल्कुल फैक्चुअल चीज है, 2 ही लाइन लिखना होगा इसमें। तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन था ये आपका, इसका आंसर आपका डी में जो दिया गया ऑल ऑफ द अबव वो होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें 4 धाम परियोजना से रिलेटेड स्टेटमेंट दिए गए, बताना कौन सा सही है। तो वैसे भी ये रेपिटेशन है। पहला ये कि इस परियोजना में 889 किलोमीटर लंबे जो है राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास और सुधार किया जाना सम्मिलित है, बिल्कुल ठीक है। दूसरा, ये जो प्रोजेक्ट है आपका कनेक्ट करेगा, जो रूट होगा आपका वो किसको करेगा, 4 धाम से नाम याद आ रहा होगा आप लोगों को, बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम, गंगोत्री, यमुनोत्री एंड कैलाश जो आपका मानसरोवर क्या है यात्रा है, इनको ये कनेक्ट करेगा, बिल्कुल ठीक है दोनों स्टेटमेंट। तीसरा ये कि सुप्रीम कोर्ट ने सेटअप किया है हाई पावर्ड कमेटी टू ओवरसीज द 4 धाम हाईवे प्रोजेक्ट डायरेक्टेड टू कंसीडर वेरियस एप्लीकेशन इंक्लूडिंग द एप्लीकेशन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस फॉर वाइडनिंग द रोड्स इन द इंडो चाइना बॉर्डर एरिया टू 7 मीटर्स विद इन 2 वीक्स। तो बिल्कुल ठीक बात है, तीनों के तीनों स्टेटमेंट आपके ठीक हैं। ये भी आपका इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट है ये जानकारी आपके लिए। तो ऑल ऑफ द अबव इसका भी आंसर होगा, जो कि डी में दिया गया है। तीनों स्टेटमेंट आपके बिल्कुल ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये आपका परचेज मैनेजर इंडेक्स से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट है ये भी। इसके बारे में स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और बताना है कौन सा ट्रू है। तो पहला ये कि ये जो आपका पीएमआई, जिसको क्रय प्रबंधक सूचकांक बोला जाता है, ये किससे रिलेटेड है, कैसा इंडिकेटर है। तो इंडिकेटर है आपका ऑफ बिजनेस एक्टिविटी इन बोथ मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर, यही हमको याद रखना है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। दूसरा जो है ये सर्वे बेस्ड सिस्टम है इन विच द रिस्पॉन्डेंट्स आर आस्क्ड questions regarding the change in their perception of some key business factors from the previous month, ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है। दोनों स्टेटमेंट आपके बिल्कुल ट्रू है। तीसरा जो स्टेटमेंट है कि ये मेजर किया जाता है ऑन एन इंडेक्स फ्रॉम 1012 to 250, तो भैया 0 से 100 के बीच किया जाता है, ये आपका तीसरा स्टेटमेंट गलत है। ऊपर के दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। इसका आंसर आपका 1 और 2 ओनली हो जाएगा, जो कि सी में दिया गया है। इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं पर विराम देंगे, कल नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक लगातार जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए, लगातार पढ़ते रहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।